जय हिंद, वेलकम टू स्टडी बैटल। देखिए हम लोग इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे इन्वायरमेंट करंट अफेयर के विषय में, जो कि देखिए मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन जो है आजकल सारे क्वेश्चन करंट अफेयर से रिलेटेड हो गए हैं। तो करंट अफेयर को ज़्यादा ध्यान देना, क्योंकि क्वेश्चन जो स्टैटिक बनेगा भी तो करंट अफेयर से ही रिलेट करके बनेगा। ठीक है, तो सबसे इम्पोर्टेंट जो रहेगा करंट अफेयर पर्यावरण का भी है, राष्ट्रीय घटनाक्रम। इस सारे घटनाक्रम को 1 बाय 1 करके देख रहे हैं। इसमें आज हम लोग देखेंगे पर्यावरण विज्ञान का जो घटनाक्रम है, जो कि विगत एक वर्ष में जो घटनाएं हुई हैं पर्यावरण से संबंधित, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। तो देखिए अभी हाल में ही इंटरनेशनल बिग कैट अलायंसेस इसको, जो कि 20 सितंबर 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, इनकी अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इंटरनेशनल बिग कैट अलायंसेस का एक सदस्य बनने का प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान किया है और समझौते पर हस्ताक्षर और इसका अनुसमर्थन करके भारत सदस्य बन चुका है। अब तक जो सदस्य देश बने हैं इसको हम लोग डिस्कस करेंगे। 3 अन्य सदस्य हैं, भारत चौथा सदस्य बना है। 3 अन्य सदस्य जो है इसमें अगर देखा जाए तो निकारागुआ है, इस्वातिनी है और सोमालिया है। ठीक है, और इसके विषय में, इसके अलावा अगर हम बात करें इंटरनेशनल बिग कैट अलायंसेस के विषय में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इसको औपचारिक रूप से अप्रैल 2023 में इसको लॉन्च किया था और इसका मुख्यालय जो कि अपना प्यारा देश भारत में है। इसका जो अलायंसेस की अवधि रहेगी 5 वर्षों का रहेगा, जो कि 2023-24 से लेकर 2027-28 तक अवधि रहेगी। इसमें कुल मिला के 150 करोड़ रुपये की एक मुश्त बजटीय सहायता का प्रावधान किया गया था। इसमें जो 7 प्रमुख बिग कैट होंगे, जो कि बिल्ली के प्रजाति से संबंधित होंगे, जिसमें से बाघ हो गया, शेर हो गया, तेंदुआ, हिम तेंदुआ, प्यूमा और जगुआर। इसके अलावा चीता के संरक्षण और सुरक्षा पर भी ध्यान केंद्रित किया करेंगे। ठीक है, तो आप देख सकते हैं 7 बिग कैट्स में से 5 बिग कैट्स, जो कि बाघ, शेर, तेंदुआ, हिम तेंदुआ, चीता, ये भारत में पाए जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन को, भारत को 2 रामसर स्थल मिला है, इसको डिस्कस करेंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको आप स्टार मार्क लगा लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, एक क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो देखिए 14 अगस्त 2024 को भारत के जो 78वें स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर विज्ञप्ति जारी हुई और इस भारत को 3 नई जो आर्द्रभूमि को वेटलैंड्स हो, इसको अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्रभूमि के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। और रामसर स्थलों की संख्या बढ़कर टोटल कितना हो गई? 85। देखिए 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पहला तो 2 रामसर स्थल मिले हैं, अब रामसर स्थलों की संख्या भारत में हो गई है 85 हो गई है। कुल मिला के कितना हेक्टेयर क्षेत्रफल आच्छादित है? 13,58,066। ठीक है, और 3 नई आर्द्रभूमियों को रामसर स्थल का दर्जा प्रदान किया गया भारत के, इसको हम लोग डिस्कस करेंगे। इसमें है नंजरायड़ पक्षी अभयारण्य, काजू वैली पक्षी अभयारण्य और तवा। इसके विषय में देखिए कहाँ कहाँ ये सिचुएटेड है। सबसे पहले देखिए नंजरायड़ पक्षी अभयारण्य और काजू वैली पक्षी अभयारण्य ये तमिलनाडु में है, जबकि तवा कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में है। तमिलनाडु में जो रामसर स्थलों की संख्या टोटल बढ़कर 18 हो चुकी है, जो कि पूरे भारत में सबसे ज़्यादा रामसर साइट है। उत्तर प्रदेश में सेकंड नंबर पे, जो कि 10 है। और इसके अलावा देखिए भारत की 59 नई आर्द्रभूमियों को शामिल किया गया रामसर स्थलों की सूची में। सबसे पहले देखिए जो तीनों नई शामिल किया गया है, इसमें से नंजरायड़ है, जो कि तमिलनाडु का है, एक मीठे पानी की झील है, फ्रेश वाटर लेक है, और ये कहाँ पे है? तमिलनाडु के तिरुवर जिले में। ठीक है, इसका जो नामकरण किया गया राजा नंजरायड़ के नाम पर किया गया है और ये तमिलनाडु का 17वां पक्षी अभयारण्य घोषित किया गया है। इसका देखिए काजू वैली पक्षी अभयारण्य, ये भी 16वां पक्षी अभयारण्य है, तमिलनाडु का 2021 में इसको घोषित किया गया था। एक क्या है? खारे पानी का लेक है, इसको बोलते हैं सेकेंड लार्जेस्ट ब्रैकिस लेक, मतलब दूसरे खारे पानी के झील है, और ये बिलुपुर जिले में है, जो कि कोरमंडल तट तमिलनाडु में। वहीं पर अगर हम बात करें तवा जलाशय के, ये नर्मदापुरम जिले, जो कि मध्य प्रदेश में है, और छिंदवाड़ा जिला स्थित जो महादेव पहाड़ियाँ हैं, तवा नदी का उद्गम स्थल है। नर्मदा आपको पता है भारत की सबसे, नर्मदा नदी जो तवा नदी की जो सहायक नदी है, तवा नदी नर्मदा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। और इसके अलावा अगर बात करें, यह जलाशय
सतपुड़ा बाघ अभयारण्य के अंतर्गत आता है और सबसे बड़ा प्रोटेक्टेड एरिया है। ठीक है, 5 जून को आप पता है कि विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। और भारत की 2 आर्द्रभूमि है जिसमें से नकटी पक्षी अभयारण्य और नागी पक्षी अभयारण्य को अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्रभूमियों के रूप में सूचीबद्ध किया गया। इसके अलावा देखिए दोनों ही मैन मेड रिजर्वर हैं रामसर स्थल, और ये दोनों ही स्थल बिहार में जो अभी ये दोनों ही आपने देखा नकटी और नागी बिहार में जमुई जिले के झांझा वन रेंज में स्थित है। इसके अलावा हम बात करें नकटी नदी पर नकटी बांध जो कि 300 हेक्टेयर के निर्माण के बाद नकटी पक्षी अभयारण्य की रचना हुई। ठीक है, वहीं पर नागी पक्षी अभयारण्य वस्तुतः एक जलाशय है जिसे नागी नदी पर निर्मित किया गया था। अब देखेंगे भारत में कुल टोटल 85 रामसर स्थल हैं और सबसे इंपॉर्टेंट तो रहेगा, देखिए सबसे ज़्यादा आपको पता है कि तमिलनाडु का 18 है, उत्तर प्रदेश का सेकंड नंबर है जो कि 10 है। तो उत्तर प्रदेश का सारा याद होना चाहिए कम से कम, क्योंकि आप यूपीपीसी देने जा रहे हैं तो इसको बिल्कुल ही कंफर्म करके दीजिए। तो और भी जो इंपॉर्टेंट रहेगा अन्य स्टेटों का इसमें देख सकते हैं, जैसे मन्नार की खाड़ी आप जानते हैं ये आपको तमिलनाडु में है, तमिलनाडु का सारा देख रहे हैं 18। पॉइंट केलिमर नाम से ही पता है, पिचवरम हो गया, पल्लईकरण, ये सब नाम से ही आप बता सकते हैं कि तमिलनाडु का है। कुथुकुनल, कारिकिली, ठीक है, ये थोड़ा सा अजीब है तो देख सकते हैं नाम। उदयामार्थनापुरम हो गया, वेदानखल हो गया, बेम्बनूर हो गया, चित्रागुंडी हो गया, ये सब आपको काजीरंगम हो गया, कराईवट्टी हो गया। अभी देखिए हाल में ही नंजरायड पक्षी अभयारण्य और काजूकेली पक्षी अभयारण्य को ही रामसर स्थल घोषित किया गया है। उत्तर प्रदेश का देखिए सब इंपॉर्टेंट है, ऊपरी गंगा, हैदरपुर, बखीरा वन्यजीव अभयारण्य। इसके अलावा देखिए समसपुर पक्षी अभयारण्य, पर्वती अर्गा, समन पक्षी अभयारण्य, सूर सरोवर, सांडी पक्षी अभयारण्य, नवाबगंज पक्षी अभयारण्य, सरसई नवर झील, ये आपको उत्तर प्रदेश का मिलेगा। पंजाब का देखिए ब्यास हो गया, हरिके हो गया, रोपड़ हो गया, केशापुर हो गया, कांजुली हो गया ये, और नांगल वन्यजीव अभयारण्य पंजाब का है। उड़ीसा का बहुत इंपॉर्टेंट है, चिल्का, सतकोसिया, भितरकनिका, तंपारा, हीराकुंड, अंशुपा झील। जम्मू कश्मीर का उलर हो गया, हरिके हो गया, होकरे हो गया, सुरिंसर हो गया, हाईगम हो गया, सालबुग पक्षी अभयारण्य और सालबुग आर्द्रभूमि संरक्षण है। मध्य प्रदेश का इंपॉर्टेंट है, 5 है, भोज, सांख्य, सिरपुर, यशवंत और तवा जलाशय को हाल में इसको शामिल किया गया था, तो इसको भी आप इंपॉर्टेंट मान लीजिए। ठीक है, कर्नाटका के देख सकते हैं रंगनाथिट्टू, अंक समुद्र, अग्नानिसू, ये सब तमिलनाडु का है। गुजरात का नल सरोवर, थोल, बधवाना, खिजड़िया। हिमाचल प्रदेश आप जानते होंगे पौंग, चंद्रतार, रेणुका है जो कि सबसे छोटा आर्द्रभूमि है। केरल का वेमनाद हो गया, अष्टमुडी हो गया, सस्थामकोट्टा हो गया। महाराष्ट्र का नांदूर, नूलार और ठाड़े क्रिक। बिहार का काबरताल, नकटी पक्षी और नागी पक्षी अभयारण्य हो गया। लद्दाख का तसो मोररी हो गया। हरियाणा का भिंडवास वन्यजीव अभयारण्य और सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान है हरियाणा का। राजस्थान का सांबर, केवलादेव और पश्चिम बंगाल का सुंदरवन आर्द्रभूमि और पूर्वी कोलकाता आर्द्रभूमि है, ये पश्चिम बंगाल का है। इसके अलावा उत्तराखंड का आप जानते हैं आसन संरक्षण हो गया, गोवा का नंदा झील हो गया, आंध्र प्रदेश का कोलेरू हो गया, असम का दीपोर हो गया, मणिपुर का लोकटक, मिजोरम का पाला और त्रिपुरा का रुद्र सागर झील हो गया। अब देखेंगे विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2023 के विषय में। हाल में स्विट्जरलैंड में स्थित वायु गुणवत्ता प्रौद्योगिकी कंपनी IQ एयर के द्वारा विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2023 की जारी की गई 6वां संस्करण है और 2023 के लिए वायु गुणवत्ता आंकड़ों की वैश्विक समीक्षा रिपोर्ट को प्रस्तुत किया गया था। 134 देशों के 7,812 शहरों को वायु गुणवत्ता आंकड़ों पर आधारित है। PM 2.5 संबंधित आंकड़े माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर की इकाई में दर्ज किए जाते हैं और 2023 में विश्व के 7 देशों ने PM 2.5 के संदर्भ में WHO के वार्षिक दिशा निर्देश मान एनुअल गाइडलाइन वैल्यू अर्थात 5 μg/MQ उसको कम प्राप्त करने में सफलता प्राप्त की है। देख सकते हैं इसको, इसमें से जो देश हैं ऑस्ट्रेलिया, एस्टोनिया, फिनलैंड, ग्रेनाडा, आइसलैंड, मॉरिशस और न्यूजीलैंड है। ठीक है, तो यहाँ पे बिल्कुल वायु क्वालिटी बहुत ही अच्छी मानी जाएगी। ठीक है, इसके अलावा जहाँ पे 10 गुणों से भी ज़्यादा है इसको भी हम लोग देखेंगे। भारत में जो 2.5 की वार्षिक औसत सांद्रता है 10 गुणों से भी ज़्यादा है। और भारत का बिहार में बेगूसराय है जो कि विश्व का सबसे सर्वाधिक प्रदूषित मेट्रोपोलिटन सिटी है या क्षेत्र है। भारत विश्व और मध्य दक्षिण एशिया का तीसरा सर्वाधिक प्रदूषित देश है। ठीक है, पार्टिकुलेट मैटर क्या होता है PM, इसके तात्पर्य होता है सांस लेने योग्य कणों। मतलब पार्टिकुलेट मैटर के प्रमुख कणों में क्या होता है, सल्फेट्स होता है, नाइट्रेट्स होता है, अमोनिया होता है,
सोडियम क्लोराइड होता है, ब्लैक कार्बन, खनिज और जल शामिल होता है। और जो विनियामक ढांचे और स्वास्थ्य के लिए प्रासंगिक होने की दृष्टि से सबसे आम पार्टिकुलेट मैटर जो कि PM 2.5 है और PM 10 है। PM 2.5 से नीचे अगर है या PM 2.5 है माइक्रोमीटर तो उससे कम आयुगतिकी व्यास वाले कण होते हैं और PM 2.5 को फाइन पार्टिकुलेट मैटर के नाम से जानते हैं। वहीं पर PM 10 हो जाएगा या उससे थोड़ा बहुत कम है तो ये इसको थोड़ा सा दिक्कतें वाली चीज़ें होता है, प्रदूषित होता है। देखिए PM 2.5 की सांद्रता वाले में बांग्लादेश, पाकिस्तान, भारत 5 देख सकते हैं 54.4 है, बहुत ज़्यादा है। ताजिकिस्तान हो गया और 46.6, बुर्किना फासो। नई दिल्ली का देख सकते हैं 92.7 है, बहुत ज़्यादा हो गया। अब देखिए आइसोपोड की नई प्रजाति का नामकरण हुआ है हाल में ही, जो शोधकर्ताओं के द्वारा गहरे समुद्र में आइसोपॉड की एक नई प्रजाति की खोज की गई है। आइसोपॉड की एक नई प्रजाति को बुसेथोया इसरो के नाम दिया गया है और चंद्रयान 3 की सफलता व अन्य अंतरिक्ष अभियानों में उत्कृष्ट प्रदर्शन के कारण आइसोपॉड की इस नई प्रजाति का नाम इसरो के नाम पर रखा गया है। और इस नई प्रजाति की पहचान हिरोशिमा विश्वविद्यालय के सेटो इनलैंड सी कार्बन न्यूट्रल रिसर्च सेंटर के सहायक प्रोफेसर PT अनीस के द्वारा की गई है। रीजनल फोरेंसिक साइंसेस के AK हेलना और केरल विश्वविद्यालय के एक्वाटिक बायोलॉजी एंड फिशरीज विभाग के अध्यक्ष A बीजू कुमार भी शामिल हैं। नेक्स्ट देखिए बुसेथोया इसरो जो कि भारत में पाई जाने वाली जीनस की दूसरी प्रजाति है और यह नई प्रजाति स्पाइनीज ग्रीन आई नामक समुद्री मछली के गिल गुहा के अंदर पाई जाती है। और बुसेथोया इसरो प्रजाति की मादाएं नर की अपेक्षा काफ़ी बड़ी होती हैं। ठीक है, 19 mm होती है मादाओं की लंबाई और 6 mm चौड़ाई हो सकती है, जबकि नर इसके आधे आकार के होते हैं। आइसोपॉड के विषय में देख सकते हैं। आइसोपॉड अकशेरुकी होते हैं, बिना रीढ़ की हड्डी वाले जानवर होते हैं। जीवों का एक समूह होता है जो पशुओं के बृहद समूह क्रस्टेशियस से संबंधित होते हैं, जिसमें केकड़ा और झींगा मछली होते हैं। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि विश्व में आइसोपॉड की लगभग संख्या 10,000 ज़्यादा है। ठीक है, अब देखिए भारत में तेंदुओं की स्थिति 2022 के विषय में देख सकते हैं। 29 फरवरी 2024 को केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय जो कि भूपेंद्र यादव भारत में तेंदुआ की स्थिति 2022 की नामक रिपोर्ट की गई। इसमें हम लोग देखेंगे तेंदुओं की गणना का कार्य राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण और भारतीय वन्यजीव संस्थान के द्वारा राज्य वन विभागों के सहयोग से संचालित किया गया है। भारत में तेंदुओं की जो आबादी है 13,874 है, जिसमें से 67% आबादी जो कि संरक्षित क्षेत्रों के बाहर निवास करती है। सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में तेंदुओं की संख्या 3,907 है और इसके बाद महाराष्ट्र है, इसके बाद कर्नाटक है। उत्तर प्रदेश में अगर तेंदुओं की संख्या देखा जाए तो 371 दर्ज की गई है 2022 की रिपोर्ट में। और तेंदुओं का वैज्ञानिक नाम पूछ सकता है तो पैंथेरा पार्डस फ्यूस्का है। पैंथेरा पार्डस फ्यूस्का है। भारत के अलावा जो तेंदुआ हैं, भारतीय तेंदुआ नेपाल, भूटान, पाकिस्तान के कुछ भागों में भी पाए जाते हैं। IUCN का फुल नेम होता है, देखिए क्वेश्चन आ सकता है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। या संकटग्रस्त प्रजातियों की रेड लिस्ट में इसे नियर थ्रेटेंड के वर्ग के रूप में वर्गीकृत किया गया है। अब देखिए भारत में हिम तेंदुआ की स्थिति क्या है, इसके विषय में हम लोग देखें। 30 जनवरी 2024 को केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत में हिम तेंदुओं की स्थिति 2023 की रिपोर्ट को जारी किया है। स्नो लेपर्ड पॉपुलेशन असेसमेंट इन इंडिया कार्यक्रम के तहत भारत में हिम तेंदुओं की संख्या प्रथम और संपूर्ण मूल्यांकन किया गया और इस रिपोर्ट के अनुसार भारत में हिम तेंदुओं की अनुमानित संख्या जो कि 718 दर्ज की गई है। लद्दाख में 477 है, उत्तराखंड में 124, हिमाचल प्रदेश 51, अरुणाचल प्रदेश 36, सिक्किम 21 और जम्मू कश्मीर में टोटल 9 है। और कुल संख्या देख सकते हैं इसमें कितना है, 718 है। तो मध्य और दक्षिण एशिया के पहाड़ी क्षेत्रों का निवासी हिम तेंदुआ मुख्यतः 12 देशों में पाया जाता है। अफगानिस्तान, भूटान, चाइना, भारत, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, मंगोलिया, नेपाल, पाकिस्तान, रूस, ताजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान। तो मध्य और दक्षिण एशिया के पहाड़ी क्षेत्रों का निवासी। इसका वैज्ञानिक नाम जानते हैं हिम तेंदुआ का, पैंथेरा आंसियस है। इसको भी लाल सूची में वल्नरेबल की श्रेणी में इसको रखा गया है और इसको बचाने के लिए संरक्षण के लिए 2009 में प्रोजेक्ट स्नो लेपर्ड को लॉन्च किया गया था। आई होप क्लियर हो गया होगा। और 23 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय हिम तेंदुआ दिवस के रूप में मनाया जाता है, 23 अक्टूबर को। अब देखिए बर्नीहाट भारत का सबसे प्रदूषित शहर है। बर्नीहाट के विषय में देखेंगे। जनवरी 2024 में
एक स्वतंत्र अनुसंधान संगठन है। इसके द्वारा ट्रेसिंग द हेजी एयर 2024 नामक रिपोर्ट को प्रकाशित किया गया। इसमें देखा गया 227 शहरों में शामिल में से 75% से अधिक दिनों के वायु गुणवत्ता संबंधित आंकड़े PM10 के संदर्भ उपलब्ध कराएंगे। इसमें से देखा गया कि भारत का जो बर्नीहाट है जो कि मेघालय में है, 2023 में भारत का सबसे प्रदूषित शहर है और इसको दर्ज किया गया। इसका जो PM10 है इसकी सांद्रता 301 μg/MQ है। और 50 सबसे प्रदूषित शहरों में बिहार का 19 शहर है जो कि भारत के, हरियाणा में 8 है, राजस्थान में 8 है, उत्तर प्रदेश के 7 शहर है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप स्टाम्प लगे। इसमें से ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद, मेरठ, मुजफ्फरनगर, बागपत और बुलंदशहर सारे वेस्टर्न यूपी का है। और देख सकते हैं बर्नीहाट मेघालय का सबसे प्रदूषित शहर है, बेगूसराय बिहार का, ग्रेटर नोएडा उत्तर प्रदेश का 3रे नंबर पर, श्रीगंगानगर राजस्थान का और छपरा बिहार का। ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें भारत का पहला डार्क स्काई पार्क के विषय में, पेंच टाइगर रिजर्व को भारत का पहला डार्क स्काई पार्क घोषित किया गया। यह अभयारण्य को यह दर्जा प्रदान किए जाने का उद्देश्य है कि यहाँ प्रकाश प्रदूषण की समस्या से निपटना, खगोल विज्ञान के प्रति रुचि रखने वाले लोगों के लिए एक ऑप्टिमम इन्वायरमेंट सृजित करना। पेंच बाघ अभयारण्य में एक रात्रि वेधशाला होती है, नाइट ऑब्जर्वेटरी स्थापित की गई और यह एक विशिष्ट क्षेत्र को तारा अवलोकन के लिए निर्दिष्ट किया गया है। और पेंच बाघ अभयारण्य आपको पता है होना चाहिए कि एशिया का 5वां डार्क स्काई पार्क है। 2 राज्य मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में विस्तृत है। डार्क स्काई इंटरनेशनल के अनुसार एशिया में से 4 अन्य डार्क स्काई पार्क में हेवान पर्वत है, इरिमोटे इशिगाकी राष्ट्रीय उद्यान है, कोजुशिमा डार्क स्काई आइलैंड है। इसके अलावा देखिए योयोगांग फायरफ्लाई इको पार्क है। अंतर्राष्ट्रीय डार्क स्काई स्थल कार्यक्रम विश्व भर के उन समुदायों, पार्कों और संरक्षित क्षेत्रों को प्रमाणित करता है जो उत्तरदायी प्रकाश नीतियाँ और सार्वजनिक शिक्षा के माध्यम से अंधेरे स्थलों की सुरक्षा और उनका संरक्षण करते हैं। डार्क स्काई पार्क के विषय में देख सकते हैं, ये नाइट स्काईज को कृत्रिम प्रकाश से होने वाले प्रदूषण से संरक्षित करने के उद्देश्य से निर्दिष्ट किया गया है। दक्षिण पूर्व एशिया का पहला नाइट स्काई अभयारण्य के विषय में देख सकते हैं, दक्षिण पूर्व एशिया का पहला नाइट स्काई अभयारण्य लद्दाख में स्थापित किया गया है और यह अभयारण्य पूर्वी लद्दाख के हानले गांव में स्थापित किया गया है। क्लियर हुआ। अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट जो कि लास्ट में है इन्वायरमेंट का करंट अफेयर, नीलगिरी तहर परियोजना जो कि मुख्यमंत्री तमिलनाडु के M.K. स्टालिन के द्वारा नीलगिरी तहर परियोजना को लॉन्च किया गया 12 अक्टूबर 2023 को। और तमिलनाडु ने अपने राजकीय पशु नीलगिरी तहर के संरक्षण के लिए नीलगिरी तहर परियोजना को मंजूरी दिया है और यह भारत की पहली परियोजना है। 2022 से 27 तक की अवधि रहेगी और इसमें संरक्षण के लिए 7 अक्टूबर को नीलगिरी तहर दिवस के रूप में मनाने का डिसीजन लिया गया है। इसको IUCN के रेड लिस्ट में इंडेंजर्ड की कैटेगरी में इसको रखा गया है नीलगिरी तहर को। अब हम लोग देखेंगे रक्षा विज्ञान से संबंधित करंट अफेयर को। बने रहिए। थैंक यू। जय हिंद, वेलकम टू स्टडी बैटल। देखिए हम लोग इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे डिफेंस सेक्टर के जितने भी करंट अफेयर रहेंगे इसको हम लोग डिस्कस करेंगे और बहुत ही अच्छे ढंग से हम लोग इसको डिस्कस करते हुए चलेंगे, ठीक है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट भी रहेगा। इसके अलावा अगर हम बात करें तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे डिफेंस सेक्टर के जो करंट अफेयर है, टोटल 1 ईयर्स का करंट अफेयर है घटना चक्र का और इसमें जो कि आने वाले अपकमिंग एग्जाम UPPCS RO के लिए रामबाण होगा, साथ ही साथ बिहार PCS के लिए भी रामबाण हो गया। सबसे पहले देखते हैं जोरावर नाम से ही बहुत ही अच्छा नाम है जोरावर, जो कि हल्का युद्धक टैंक है। इसको DRDO के द्वारा भारत के हल्के टैंक का सफलतापूर्वक इसको संपन्न किया गया, जो कि फील्ड फायरिंग प्रशिक्षण प्रथम चरण का भारत के हल्के टैंक का। इसका नाम भी जोरावर दिया गया है क्योंकि 19वीं शताब्दी के जो डोगरा जनरल जोरावर सिंह के नाम पर इसका रखा गया है। जोरावर सिंह के विषय में अगर जानना चाहें तो लद्दाख और पश्चिमी तिब्बत में चीन की सेना के विरुद्ध सैन्य अभियान संचालित किया था, ठीक है। इसके अलावा देखिए इसको बनाया है L&T के सहयोग से संग्राम वाहन अनुसंधान विकास संस्थापन के द्वारा किया गया है। और जोरावर टैंक को पहाड़ी क्षेत्रों में द्रुत गति और उच्च गतिशीलता से तैनात किए जाने हेतु डिजाइन किया गया है।
25 टन वजनी जोरावर देश का पहला ऐसा टैंक है जिसे 2 वर्षों के रिकॉर्ड समय में प्रशिक्षण के लिए तैयार किया गया है। इसके अलावा देख सकते हैं और नेक्स्ट है कि VLSRSAM, इसको भी DRDO के द्वारा भारतीय नौसेना और VLSRSAM के एक के बाद एक 2 उड़ान प्रशिक्षण सफलतापूर्वक संपन्न हुआ है। इसको भी ओडिशा के चांदीपुर स्थित जो प्रशिक्षण रेंज है वहाँ पे इसको संचालित किया गया और यह एक लैंड बेस्ड वर्टिकल लॉन्चर से इसका प्रशिक्षण किया गया है। इसमें अगर हम देखें जाए तो VLSRSAM का लगातार दूसरा सफल प्रशिक्षण 13 सितंबर 2024 को किया गया। ठीक है, इस मिशन के तहत देखा गया तो इस मिसाइल ने एक उच्च गति वाले जो हवाई लक्ष्य का अवरोधन कर लक्ष्यों को बेअसर करने में अपनी सटीकता और क्षमता का प्रदर्शन किया है। VLSRSAM जो कि ऊर्ध्वाधर प्रशिक्षित की जाने वाली लघु दूरी की सतह से सतह या सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल है। अब देखिए मलापे और मुलकी का हाल में जलावतरण किया गया है। दोनों ही एंटी सबमरीन वारफेयर शैलो वाटर क्राफ्ट हैं। एंटी सबमरीन वारफेयर शैलो वाटर क्राफ्ट है और इसको चौथे और 5वीं पोतो मलापे और मुल्कू को कोच्चि में जलावतरण किया गया है। इसको भी कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा निर्मित और विकसित किया जा रहा है और केंद्रीय रक्षा मंत्रालय और कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड के मध्य पनडुब्बी रोधी युद्धक क्षमता वाले और उथले जल में संचालन करने में सक्षम 8 पोतों के निर्माण हेतु अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं। इसमें अगर हम लोग देखें नेक्स्ट में यह पोत तटीय जलों में पनडुब्बी रोधी अभियानों को संचालित करने में सक्षम होंगे। ठीक है, इसमें हम लोग देख सकते हैं लो इंटेंसिटी मैरीटाइम ऑपरेशन और माइन लेइंग ऑपरेशन में भी सक्षम होंगे ये दोनों। और नेक्स्ट में हम लोग देखेंगे अग्नि 4 का सफल प्रशिक्षण किया गया है। अग्नि 4 एकीकृत प्रशिक्षण रेंज से अग्नि 4 मिसाइल का सफल प्रशिक्षण किया गया, स्ट्रेटेजिक फोर्स कमांड के तत्वाधान में आयोजित किया गया था। अग्नि 4 मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल है और स्वदेशी तकनीकी से विकसित अग्नि 4 मिसाइल की लंबाई 20 किलोमीटर और वजन 17 टन है और इसकी मारक क्षमता 4000 किलोमीटर है। ठीक है, और इसमें देख सकते हैं एडवांस्ड एविनोक्स और 5वीं पीढ़ी के कंप्यूटर्स प्रणाली से सुसज्जित किया गया है। ठीक है, इसमें यही आप देखिए और मिसाइल का जो पुनर्प्रवेश उष्मा कवच है 4000 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान को सहन करने में सक्षम बनाता है और यह सुनिश्चित करता है कि अंदर का तापमान 50 डिग्री से कम रहे ताकि मिसाइल की उड़ान प्रणाली समान रूप से कार्य कर सके। इसके अलावा अगर हम बात करें नेक्स्ट में कि अग्नि भारत द्वारा विकसित मध्यम से अंतर महाद्वीपीय रेंज की बैलिस्टिक मिसाइलों की एक श्रृंखला है और सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल है। अग्नि 1 का सफल प्रशिक्षण किया गया है। इसको डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वीप से अग्नि 1 का मिसाइल का प्रशिक्षण किया गया है। ठीक है, अग्नि 1 लघु दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल है। इसके अलावा देखिए समुद्र प्रताप के विषय में देखा जाए तो प्रदूषण नियंत्रण पोत के विषय में गोवा में पहले स्वदेश निर्मित प्रदूषण नियंत्रण पोत का जलावतरण संपन्न किया गया है। इसका नाम रखा गया समुद्र प्रताप और इसको गोवा शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा भारतीय तटरक्षक बल हेतु किया गया है। ठीक, इसके अलावा देखिए सेबेक्स 2 विस्फोटक इकोनॉमिक एक्सप्लोसिव लिमिटेड के द्वारा एक नए विस्फोटक का विकास किया गया है। सेबेक्स का नाम रखा गया है। यह विस्फोटक वर्तमान में उपलब्ध किसी भी ठोस विस्फोटक की तुलना में कहीं अधिक शक्तिशाली विस्फोट करने में सक्षम है। ठीक है, और भारतीय नौसेना के द्वारा प्रमाणित किया गया सबसे शक्तिशाली गैर परमाणु विस्फोटकों में से एक है। और देखिए आईएनएस अरिघात जो कि भारतीय नौसेना में शामिल हुआ, आईएनएस अरिघात जो कि 29 अगस्त 2024 को विशाखापट्टनम में आयोजित एक समारोह में आईएनएस अरिघात को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया है। वहीं पर दूसरी स्वदेश निर्मित परमाणु पनडुब्बी है और यह अरिहंत श्रेणी की पनडुब्बी है। ठीक है, अरिहंत श्रेणी की पहली पनडुब्बी आईएनएस अरिहंत को वर्ष 2016 में भारतीय नौसेना में शामिल किया गया था। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें नेक्स्ट में 6000 टन वजनी आईएनएस अरिघात 83 मेगावाट क्षमता के दाबित हल्के जल परमाणु रिएक्टर के द्वारा संचालित होती है और आईएनएस अरिघात को 750 किलोमीटर की मारक दूरी वाली K-15 मिसाइलों से लैस किया गया। गौरव जो कि लंबी दूरी का ग्लाइड बम है, गौरव जो कि रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO ने एक लंबी दूरी के ग्लाइड बम का पहला उड़ान प्रशिक्षण सफलतापूर्वक संपन्न किया। इसका नाम गौरव दिया गया और उड़ीसा के तट से संचालित किया गया। सुखाई जो 30 है MK1 लड़ाकू विमान के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है।
ये भी इस ग्लाइडेड बम ने निर्धारित लक्ष्य को उच्च सटीकता से ध्वस्त किया है। और इसको देख सकते हैं, यह उड़ान प्रशिक्षण के दौरान इस बम के विकास सह उत्पादन साझेदारों में से अडानी डिफेंस एंड एरोस्पेस और भारत फौज लिमिटेड ने भाग लिया है। 1000 किलोग्राम का ये श्रेणी का ग्लाइडेड बम है। ठीक है, लंबी दूरी स्थित जो लक्ष्यों को ध्वस्त करने में सक्षम है। इसका देखिए बैलिस्टिक मिसाइल प्रतिरक्षा प्रणाली का उड़ान प्रशिक्षण के विषय में देखते हैं। डीआरडीओ के द्वारा द्वितीय चरण का जो बैलिस्टिक मिसाइल प्रतिरक्षा प्रणाली है, इसका उड़ान परीक्षण जो सफलतापूर्वक संपन्न किया गया। 5000 किलोमीटर का रेंज है। और प्रथम चरण की बैलिस्टिक मिसाइल की जो प्रणाली है, इसको पहले ही तैनात किया जा चुका है। इसका जो रेंज था 2000 किलोमीटर था, इसका 5000 किलोमीटर का रेंज है। और द्वितीय चरण का जो प्रणाली का जो प्रशिक्षण किया गया नवंबर 2022 में किया गया। प्रथम प्रशिक्षण आप देख सकते हैं। इस मिसाइल का इस शत्रु मिसाइल का अवरोधन करने के लिए द्वितीय चरण को एडी अंतः वायुमंडलीय मिसाइल को चांदीपुर स्थित एकीकृत प्रशिक्षण रेंज से लॉन्च किया गया। इसके अलावा देख सकते हैं उल्लेखनीय पॉइंट है कि द्वितीय चरण की एडी अंतः वायुमंडलीय मिसाइल एक स्वदेश विकसित द्विचक्रीय मिसाइल है। यह ठोस प्ररोधक युक्त सतह से लॉन्च करने वाली मिसाइल प्रणाली है। निम्न वायुमंडलीय क्षेत्रों में शत्रु की बैलिस्टिक मिसाइलों को बेअसर करने में सक्षम है। इसमें 2 इंटरसेप्टर मिसाइल हैं। आईएनएस त्रिपुट का जलावतरण किया गया है। गोवा में आईएनएस त्रिपुट का जलावतरण किया गया है। गोवा शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा निर्माणाधीन 2 अत्याधुनिक युद्धपोतों की श्रृंखला का पहला पोत है। इन पोतों का निर्माण भारतीय नौसेना के लिए किया जा रहा है। आईएनएस त्रिपुट का जो नामकरण है शक्तिशाली तीर के नाम पर किया गया है, जो भारतीय नौसेना के अदम्य भावना और दूर तक गहराई तक मार करने की क्षमता का प्रतिनिधित्व करती है। उल्लेखनीय पॉइंट है कि त्रिपुट श्रेणी के पोतों की लंबाई 124.8 मीटर है और चौड़ाई 15.2 मीटर है। 3600 टन वजनी से यह पोत अधिकतम 28 नॉट की गति प्राप्त करने में सक्षम है। त्रिपुट श्रेणी के पोत रूस से प्राप्त वेग, तेग और तलवार के श्रेणी के पोतों के अनुवर्ती पोत हैं। यह पहला अवसर है जब इन युद्धपोतों का निर्माण किसी भारतीय शिपयार्ड के द्वारा स्वदेशी रूप से किया जा रहा है। अब देखिए अभ्यास का सफल प्रशिक्षण। 27 जून 2024 को डीआरडीओ के द्वारा अभ्यास के लगातार 6वें विकासात्मक उड़ान प्रशिक्षण सफलतापूर्वक संपन्न किया गया है। इसको एकीकृत प्रशिक्षण रेंज ITRC किया गया है। यह उच्च गति वाला नष्ट होने वाला योग्य हवाई जहाज है। ठीक है, अभ्यास का प्रयोग हवाई बस्ती के रूप में किया गया है, जिससे प्रशिक्षण और अभ्यास सत्रों के दौरान मिसाइल और अन्य पेलोड के द्वारा इसका निशाना बनाया जा रहा है। इसका देखिए एडी जो एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एस्टेब्लिश के द्वारा इसको डिजाइन किया गया डीआरडीओ के। ठीक है, इसके अलावा देख सकते हैं यह हथियार प्रणाली के अभ्यास के लिए खतरे का वास्तविक परिदृश्य उपलब्ध कराता है। रुद्रम 1 का सफलतापूर्वक प्रशिक्षण किया गया। इसमें अगर देखा जाए हमें तो रुद्रम 1 का जो सफलतापूर्वक प्रशिक्षण किया गया है, इसमें देख सकते हैं भारत की पहली स्वदेश विकसित नई पीढ़ी की जो विकिरण रोधी मिसाइल है, न्यू जनरेशन एंटी रेडिएशन मिसाइल का उड़ान इसका भी सफलतापूर्वक किया गया, जिसका नाम है रुद्रम 1। और इसके विषय में देख सकते हैं इसको कौन से एजेंसियों ने इसमें भाग लिया था। इसको देख सकते हैं यह एयर टू सरफेस में मार करने की एक श्रृंखला है और भारतीय वायुसेना के लिए निर्मित की गई है। विशेष तौर पर इसका जो रेंज रहेगा 200 किलोमीटर तक हो सकता है। 500 मीटर से लेकर 15 किलोमीटर तक एल्टीट्यूड और 0.6 से लेकर 2 मैक की इसकी गति है। इसको देखिए रुद्रम 2 का सफल प्रशिक्षण किया गया है। तो आपने देखा रुद्रम 1 का, रुद्रम 2 के विषय में देख सकते हैं। इसका भी सुखोई MK-1 सुखोई 30 विमान से इसका प्रशिक्षण किया गया। इसका नाम रुद्रम 2 मिसाइल की नाम रखा गया और इसमें जो भी सशस्त्र बलों के लिए एक बहुत ही फोर्स मल्टीपल के रूप में भूमिका निभाएगी। ठीक है, यह वायु से सतह पर मार करने की मिसाइल है। इसका देखिए फिलीपींस को ब्रह्मोस की आपूर्ति दी गई है। तो भारत ने फिलीपींस को ब्रह्मोस सुपरसोनिक जो क्रूज मिसाइल की पहली खेप सौंप दी है और यह पहला विदेशी राष्ट्र भारत बन गया है, जो कि फिलीपींस इस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल प्रणाली को प्राप्त करने वाला पहला विदेशी राष्ट्र बन चुका है। अब भारतीय वायुसेना के जो C-17 ग्लोबल मास्टर है परिवहन है, इसके द्वारा इसको आपूर्ति की गई। ठीक है, इसमें यही आप जानिए। इसके अलावा अगर आप देखिए नेक्स्ट में तो ब्रह्मोस के विषय में देख सकते हैं। ब्रह्मोस मिसाइल भारत के डीआरडीओ और रूस के NPO के मध्य एक संयुक्त उद्यम का परिणाम है। इसके अलावा देख सकते हैं इस मिसाइल का नाम भारत
की ब्रह्मपुत्र और रूस की मस्कवा नदी से उत्पन्न हुआ है ब्रह्मोस, ठीक है। और इसकी गति 2.8 मैक है, ध्वनि गति से 3 गुना गति। अग्नि प्राइम का सफल परीक्षण किया गया है, जो कि अग्नि प्राइम जो कि नई पीढ़ी की बैलिस्टिक मिसाइल है अग्नि प्राइम। यह स्ट्रेटेजिक फोर्स कमांड और DRDO के द्वारा संचालित किया गया है। यह प्रशिक्षण ओडिशा के द्वारा डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वीप से किया गया है। मिसाइल का प्रथम प्रशिक्षण 2021 में किया गया था। यह अग्नि प्राइम जो कि सतह से सतह पर मार करने वाली एक अत्याधुनिक संस्करण है और 1000 से लेकर 2000 किलोमीटर तक इसका रेंज है। वजन आप देख सकते हैं। FWD-200B भारत का पहला स्वदेशी बमवर्षक UAV है। बेंगलुरु कर्नाटक स्थित फ्लाइंग वेज डिफेंस एंड एरोस्पेस टेक्नोलॉजी ने FWD-200B फ्लाइंग वेज डिफेंस नामक एक मानव रहित विमान का अनावरण किया है। इसमें भारत का यह पहला स्वदेशी बमवर्षक है, ठीक है। इसका देख सकते हैं मीडियम एल्टीट्यूड लॉन्ग एंडोरेंस लड़ाकू हवाई वाहन के रूप में वर्गीकृत किया गया है। अब देखिए नेक्स्ट है कि पनडुब्बी रोधी पोत अग्रे और अच्छे लॉन्च, इसके विषय में देख सकते हैं 13 मार्च 2024 को भारतीय नौसेना के 2 पनडुब्बी रोधी पोत, जिसको बोलते हैं ND सबमरीन क्राफ्ट्स INS अग्रे और INS अच्छे को कोलकाता में लॉन्च किया गया है। ये दोनों पोत भारतीय नौसेना के लिए मेसर्स गार्डर रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड के द्वारा इसको 5वें छठ मतलब एक तरह से बनाया गया है, एक तरह से कह सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा देख सकते हैं 29 अप्रैल 2019 को रक्षा मंत्रालय के और GRSAE कोलकाता के बीच 8 एंटी सबमरीन वारफेयर सैलो वाटरक्राफ्ट के निर्माण के अनुबंध पर हस्ताक्षर किया गया था, ठीक है। इसके अलावा देखिए नेक्स्ट में देखेंगे मिशन दिव्यास्त्र जो है, दिव्यास्त्र बोल सकते हैं, DRDO के द्वारा इसको अग्नि 5 मिसाइल का प्रथम प्रशिक्षण उड़ान सफलतापूर्वक संपन्न किया गया था और मिशन दिव्यांग इसका दिव्यास्त्र नाम दिया गया है। और डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जो उड़ीसा में है उस द्वीप से इसका प्रशिक्षण किया गया है। यह निर्दिष्ट मानकों को सफलतापूर्वक पूरा किया है। अग्नि 5 मिसाइल के सफल प्रशिक्षण के साथ ही साथ भारत अमेरिका UK रसिया फ्रांस चाइना जैसे देशों के समूह में भारत भी शामिल हो गया है, ठीक है। और इसके अलावा देखिए नेक्स्ट में देखेंगे कि MIRV प्रौद्योगिकी के विषय में। MIRV का फुल नेम है मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेट री एंट्री व्हीकल है और यह फर्स्ट ऑपरेशनल MIRV सिस्टम को तैनात करने का श्रेय संयुक्त राज्य अमेरिका को दिया गया है और इस मिसाइल को एक साथ कई युद्ध शीर्षों को वहन करने और उन्हें किसी लक्ष्य पर स्वतंत्र रूप से दागने में सक्षम बनाती है और सिंगल वारहेड या हथियार वहन करती है। इसके विपरीत MIRV प्रौद्योगिकी से सुसज्जित मिसाइलों कई युद्ध शीर्षों को वहन कर सकती हैं, जिनमें से प्रत्येक युद्ध शीर्ष को एक पृथक लक्ष्य पर हमला करने के लिए प्रोग्राम किया जा सकता है। MIRV एक जटिल प्रौद्योगिकी है जो सिंगल बैलिस्टिक मिसाइल की विध्वंसक क्षमता में उल्लेखनीय वृद्धि करती है। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें प्रथम मेड इन इंडिया ASTDC टग ओशन प्रिग्रेस के विषय में, तो इसमें देखिए भारत के प्रथम स्वदेश निर्मित ASDS जो कि इसका फुल नेम है अप्रूव्ड स्टैंडर्डाइज्ड टग डिजाइन एंड स्पेसिफिकेशन ओशन ग्रेस का उद्घाटन किया गया है। एक 60T बोलाट पुल टग है जो कि इसका यह है कि ओशन ग्रेस टग बड़े पोतों को खींचने वाली छोटी नाव को लगभग 45 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित किया गया है और इसको कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा विकसित किया गया है। यह विशेष प्रकार का पोत या नाव होते हैं जिन्हें अन्य बड़े पोतों बंदरगाहों के अंदर और बाहर ले जाने में मदद हेतु डिजाइन किया गया है। इसके बाद देख सकते हैं ग्रीन टग ट्रांजिशन प्रोग्राम के विषय में, इसको भी देख सकते हैं। अब देखिए KG परियोजना प्रथम तेल टैंकर पोत स्वर्ण सिंधु का शुभारंभ किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा गोदावरी कृष्णा बेसिन स्थित जो ब्लॉक से पहले कच्चा तेल वाहक जिसका नाम है स्वर्ण सिंधु का हरी झंडी दिखाकर इसको रवाना किया गया है। स्वर्ण सिंधु जो कि नव उत्पादित कच्चे तेल को लेकर 9 मार्च 2024 को मंगलुरु स्थित मंगलुरु रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल पहुंचा है और इसका नाम KG 98/2 नाम दिया गया है, ठीक है। इसका देखिए स्वर्ण सिंधु के विषय में देख सकते हैं। यह स्वर्ण सिंधु का निर्माण 2010 में किया गया है। यह स्वर्ण सिंधु भारत का एक तेल वाहक पोत है जो कि 228 मीटर और चौड़ाई लगभग 32 मीटर है। अब देखिए वाइसरॉयस का सफल प्रशिक्षण किया गया है।
डीआरडीओ के द्वारा वायसरोड्स के 2 उड़ान प्रशिक्षण सफलतापूर्वक संपन्न किए गए हैं। ये प्रशिक्षण उड़ीसा के चांदीपुर स्थित एकीकृत प्रशिक्षण रेंज से किया गया है और ये प्रशिक्षण सतह से संचालित किए जाने वाले सचल प्रशिक्षक किए गए हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर आप देख सकते हैं नेक्स्ट है कि देखिए अभी 2-3 पेज है, इसको भी हम लोग कंप्लीट कर देते हैं। इसके अलावा देख सकते हैं इसमें है कि नया है कि मैन पैड्स के विषय में, इसका फुल नेम है मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम, जो कि मनुष्य के द्वारा कंधे पर रखकर दागी जाने से वाली जो एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल के नाम से इसको जानते हैं। यह सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइलें हैं। अब देखिए अगालेगा द्वीप से हवाई पट्टी और जेटी का उद्घाटन किया गया है। मॉरिशस के अगालेगा द्वीप पर एक नई हवाई पट्टी और एक सेंट जेम्स जेटी का उद्घाटन किया गया है। इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रवीण जुगनैथ के द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किया गया है। 2015 में भारत और मॉरिशस के मध्य मॉरिशस के अगालेगा द्वीप पर स्थित समुद्री हवाई परिवहन सुविधाओं में सुधार के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। इस समझौता ज्ञापन में मॉरिशस के वाह्य द्वीप पर समुद्री और हवाई कनेक्टिविटी में सुधार के लिए बुनियादी ढांचे की स्थापना और उन्नयन का प्रावधान शामिल है। इसके तहत अगालेगा द्वीप पर एक जेटी का निर्माण तथा एक हवाई पट्टी का निर्माण भी शामिल है इसमें। साथ ही साथ इसमें भारतीय नौसेना के पूरे दक्षिण अफ्रीका क्षेत्र में स्थित वाणिज्यिक गलियारों पर नज़र रखने में सहायता प्राप्त होगी। ठीक है, इसके अलावा अगर हम इसमें देखें समर वायु का रक्षा मिसाइल प्रणाली के विषय में, और इसको पोखरण रेंज से इसका प्रशिक्षण किया गया है। यह भारतीय वायुसेना ने अस्त्र शक्ति 2023 युद्धाभ्यास के दौरान वायु रक्षा मिसाइल प्रणाली का सफल प्रशिक्षण किया है। समर एक कम दूरी की त्वरित प्रतिक्रिया वाली सतह से सतह या सरफेस टू एयर में मार करने वाली मिसाइल प्रणाली है। आईएनएस संधायक भारतीय नौसेना में शामिल हुआ है। तो देख सकते हैं विशाखापट्टनम स्थित नौसैन्य पोतगाह में आयोजित एक समारोह में आईएनएस संधायक को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया है। और यह इसका जो संधायक का अर्थ होता है कि विशेष खोज करने वाला इसका अर्थ होता है। और इसका निर्मित तो आप जानते हैं। देखिए आईएनएस संधायक जो कि जलावतरण किया गया 5 दिसंबर 2023 को, और नौसेना में शामिल करने की तिथि 3 फरवरी 2024 थी। ठीक है, इसका इसमें देख सकते हैं 110 मीटर लंबे, 16 मीटर चौड़ा, 3400 टन वजनी है। इसमें 235 कर्मी सवार हो सकेंगे। 2 डीजल इंजनों के द्वारा संचालित किया जाएगा। इसमें 14 नाट की क्रूज शक्ति और 18 नाट की अधिकतम गति पर परिचालित करने के लिए डिजाइन किया गया है। 80% से अधिक स्वदेशी सामग्री प्रयुक्त होती है। आईएनएस निरूपक सेवा मुक्त के विषय में दे सकते हैं। 29 जनवरी 2024 को विशाखापट्टनम स्थित नौसेना पोतगाह में आयोजित एक समारोह में आईएनएस निरूपक को भारतीय नौसेना से मुक्त कर दिया गया है। इसको भी ध्यान दे 38 वर्षों का सेवा रहा है इसका। इसको 1985 में भारतीय नौसेना में इसको शामिल किया गया था। इतना ही जानिए। इसके अलावा देखिए ऑटोनोमस फ्लाइंग विंग टेक्नोलॉजी डिमोन्स्ट्रेटर के विषय में हाल में डीआरडीओ के द्वारा स्वदेशी रूप से विकसित उच्च गति वाले फ्लाइंग विंग मानव रहित विमान ऑटोनोमस फ्लाइंग विंग टेक्नोलॉजी डिमोन्स्ट्रेटर का सफल प्रशिक्षण किया गया है। रक्षा अनुसंधान विकास संगठन के द्वारा यह उड़ान प्रशिक्षण कर्नाटक में चित्रदुर्ग स्थित एरोनॉटिकल टेस्ट रेंज में इसका किया गया। और यूएवी का प्रथम सफल प्रशिक्षण किया गया जुलाई 2022 में। आईएनएस इम्फाल भारतीय नौसेना में शामिल हुआ। इसको भी देख सकते हैं। यह पहला ऐसा उद्यपोत है जो कि उत्तर पूर्व के किसी शहर के नाम पर रखा गया, आईएनएस इम्फाल। ठीक है, और इसको परियोजना 15B के तहत इसको बनाया गया है। और यह तीसरा युद्धपोत है जिसमें से देख सकते हैं आईएनएस विशाखापट्टनम, आईएनएस मर्मगो, आईएनएस इम्फाल, इन तीनों को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया है। इसको भी निर्माता है इसका मझगांव डाक शिपयार्ड लिमिटेड है। ठीक है, और इसको देख सकते हैं इसमें 75% इसमें स्वदेशी उपकरण का उपयोग किया गया है। इसका जो गति है 30 समुद्री नॉट है। प्रलय मिसाइल का भी सफल प्रशिक्षण किया गया जो कि डॉक्टर अब्दुल कलाम द्वीप से किया गया है। डीआरडीओ के द्वारा इसका सफलतापूर्वक किया गया है प्रशिक्षण। और लघु दूरी का बैलिस्टिक मिसाइल है, इतना जानिए बस। और सतह से सतह पर मार करने में वाली मिसाइल है। ठीक है, इसका वजन देख सकते हैं 500 से 1000 किलोग्राम पेलोड क्षमता है इसकी। मारक क्षमता 300 से लेकर 500 किलोमीटर है। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे युद्ध अभ्यास किसके किसके बीच में हुआ। जैसे अज नजा है जो कि भारत ओमान, उर्दू वर्ड है तो भारत ओमान है। ठीक है, युद्ध अभ्यास जानते हैं भारत अमेरिका का संयुक्त सैन्य अभ्यास है। मित्र शक्ति भारत श्रीलंका का बीच है। मैत्री थाईलैंड के साथ होता है। संयुक्त सैन्य अभ्यास नोवेटिक एलिफेंट जो कि भारत मंगोलिया, जिम्बेक्स भारत जापान का द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास है। और तर्कस जो कि भारत अमेरिका के साथ संयुक्त आतंकवाद विरोधी अभ्यास है।
शक्ति भारत फ्रांस के साथ होता है। डस्टलिक जो कि भारत उज्बेकिस्तान के साथ। सी डिफेंडर्स जो कि भारत अमेरिका के साथ समुद्री युद्ध अभ्यास है जो कि पोर्ट ब्लेयर में आयोजित किया गया था। धर्म गार्जियन सब जानता है, भारत जापान के बीच में आयोजित होता है। वार्षिक संयुक्त सैन्य अभ्यास है। समुद्र लक्ष्मण जो कि ये भारत मलेशिया के बीच में होता है, समुद्र लक्ष्मण। और कटलेस एक्सप्रेस जो कि बहुराष्ट्रीय समुद्री अभ्यास है, कटलेस। लामितीये जो कि भारत सेशेल्स के बीच में होता है। TMT ट्राइलेट जो कि भारत मोजाम्बिक के बीच। टाइगर ट्राम्स भारत अमेरिका के बीच में होता है। और धर्म गार्जियन आपने अभी देखा। शांति प्रयास ये भी एक बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास जो कि नेपाल में आयोजित किया गया था। और दोस्ती जो कि भारत मालदीव श्रीलंका के मध्य आयोजित हुआ था। दोस्ती द्विवार्षिक समुद्री अभ्यास है। और सदा तनसीक जो कि भारत और सऊदी अरब के बीच में हुआ था, सदा तनसीक। खंजर भारत किर्गिस्तान। साइक्लोन भारत मिस्र के साथ। डेजर्ट साइक्लोन भारत यूएई के साथ। डेजर्ट नाइट भारत फ्रांस यूएई के साथ। अभ्यास अयुत्सा भारत थाईलैंड के साथ। एक्स बिनवैक्स जो कि भारत वियतनाम। सूर्य किरण सब जानता है, भारत नेपाल। आस्ट्रा हिंद भारत ऑस्ट्रेलिया। काजिंद भारत कजाकिस्तान। बोंगो सागर भारत बांग्लादेश। हरिमऊ शक्ति बहुत इंपॉर्टेंट है, भारत मलेशिया। सिम्बेक्स भारत सिंगापुर के साथ नौसेना अभ्यास है। मालाबार भी जानते हैं, 3 देशों के साथ, 4 देशों के साथ, भारत जापान ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका के साथ समुद्री सैन्य अभ्यास है। क्लियर हुआ? तो ये हम लोग का जो डिफेंस सेक्टर का करंट अफेयर कंप्लीट हुआ। हम लोग नेक्स्ट में देखेंगे, बने रहिए। जय हिंद, वेलकम टू स्टडी बैटल। देखिए हम लोग इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे वैज्ञानिक परिदृश्य, घटनाक्रम, ये घटना चक्र की करंट अफेयर है। और इसमें टोटल 1 ईयर का अद्यतन है। इसमें सितंबर 2024 तक का टोटल इसमें अद्यतन है। सबसे पहले हम लोग देखेंगे खगोलीय गतिविधियों को। जितने भी नेशनल लेवल पर खगोलीय गतिविधियाँ जो अंतरिक्ष गतिविधियाँ हुई है, इसको हम लोग देखेंगे क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। साइंस टेक का इंपॉर्टेंट पोर्शन होता है, खासतौर से RO और PCS के लिए। ठीक है, तो देखते हैं। सबसे पहले चंद्रयान 4 को हाल में मंजूरी मिला है। सितंबर 2024 को 18 सितंबर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में चंद्रयान 4 को मंजूरी मिला है। ठीक है, और इसके तहत चंद्रमा की सतह पर सफलतापूर्वक लैंड करने के पश्चात पृथ्वी पर वापस आने में होने वाली जो टेक्नोलॉजी है, इसके विकास और प्रदर्शन किया जाएगा इसमें। ठीक है, यही आप इम्पोर्टेंट एक तरह से देखें। और इसको भी, इसका उत्तरदायित्व जो होगा इसरो पर होगा। चंद्रयान 4 मिशन के माध्यम से उन मूलभूत जो प्रौद्योगिकी है, क्षमताओं को प्राप्त करने का प्रयास किया जाएगा जो चंद्रमा पर भारत की मानव युक्त जो लैंडिंग 2040 तक प्रस्तावित है कि मानव वहाँ पे जाएगा चंद्रमा पर, उसके लिए एक बहुत ही अच्छा कदम रहेगा। ठीक है, इसमें कुल कितना व्यय होगा इस टोटल टेक्नोलॉजी में, टोटल टेक्नोलॉजी डिमोन्स्ट्रेशन जो मिशन है, इसमें कुल मिला के 2104 करोड़ रुपये का अनुमानित व्यय है। 36 महीने के अंदर इसको लक्ष्य पूरा करने का निर्धारित किया गया है। अब देखते हैं भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन। यह भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन की पहली इकाई के निर्माण को स्वीकृति दिया गया है। और गगनयान कार्यक्रम के दायरे में विस्तार के माध्यम से भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन की स्थापना को भी मंजूरी प्रदान की गई। और इसमें बस इतना आप जानिए, 2028 में प्रस्तावित है कि पहला मॉड्यूल का प्रक्षेपण किया जाएगा, 2035 तक ऑपरेशनल भी हो जाएगा। इसके अलावा देखें हम लोग इसमें माइक्रोग्रेविटी आधारित वैज्ञानिक अनुसंधान और प्रौद्योगिकी विकास गतिविधियों को प्रोत्साहन दिया जाएगा। 2040 तक मानव एक जो चंद्र मिशन है, इसके लिए एक लक्ष्य निर्धारित किया गया है। अब देखिए वीनस आर्बिटर मिशन। वीनस आर्बिटर मिशन के विषय में नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में वीनस आर्बिटर मिशन को स्वीकृति प्रदान की गई। वीनस आपको पता है कि जो शुक्र ग्रह है, पृथ्वी के निकट ग्रह है। और इसके अलावा देखिए इसमें हम देखें शुक्र ग्रह के वायुमंडल और भूविज्ञान के संबंध में बेहतर समझ का विकास करना है, इसका मुख्य उद्देश्य है। साथ ही साथ थिक जो एटमॉस्फेयर है, इसकी जांच करना। और इसका टोटल उत्तरदायित्व जो कि इसरो पर रहेगा, 2028 तक इसका प्रक्षेपण किया जाएगा। 1236 करोड़ रुपया इसमें खर्च किया जाएगा। अब देखेंगे शुक्र ग्रह के विषय में कुछ इंपॉर्टेंट शुक्र ग्रह के कुछ अन्य मिशन, जो कि मैरिनर 2 है। यह पृथ्वी से परे किसी अन्य ग्रह के अन्वेषण में यह पहला मिशन था। यह अमेरिका का मिशन था, मैरिनर 2, जो कि 1962 को किया गया। वहीं पर मैगलन, ये भी नासा का मैगलन मिशन है। ठीक है, यह इमेज लेने के लिए भेजा गया था अंतरिक्ष में। और वीनस एक्सप्रेस जो कि 2005 को पहला यूरोपीय अंतरिक्ष यान था, जिसे शुक्र ग्रह में प्रवेश किया था।
2030 में प्रस्तावित है, नासा का ही मिशन है, डीप एटमॉस्फेरिक वीनस इन्वेस्टिगेशन ऑफ नोबल गैसेस केमिस्ट्री एंड इमेजिंग। इसके अलावा नासा का भविष्य में जो प्रक्षेपित किया जाने वाला मिशन है वेरिटेस है। अब देखिए अगली पीढ़ी का उपग्रह प्रक्षेपण यान के विषय में दे सकते हैं। न्यू जनरेशन व्हीकल्स के विकास को मंजूरी दिया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में। और यह प्रक्षेपण यान को देखा, इसरो के जो LVM-3 प्रक्षेपण यान की वर्तमान जो नित भार क्षमता की तुलना में NGLV की नित भार क्षमता 3 गुनी होगी। वहीं पर हम लोग अब देखेंगे लो अर्थ ऑर्बिट में अधिकतम 30 टन तक वजनी नित भार को स्थापित करने में सक्षम होगा। यह फर्स्ट स्टेज का पुनर्प्रयोग किया जाएगा। वर्तमान में भारत में 10 टन वजनी उपग्रहों को पृथ्वी की निम्न कक्षा में प्रक्षेपित करने में सक्षम प्रक्षेपण यानों के विकास में आत्मनिर्भरता प्राप्त कर ली गई है। 4 टन तक वजनी उपग्रहों को भूतुल्यकालिक जो कि जियो सिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट में लॉन्च करने में सक्षम है। इसके अलावा देखें हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, NGLV परियोजना को भारतीय उद्योग की अधिकतम भागीदारी के साथ क्रियान्वित किया जाएगा। NGLV एक उच्च पेलोड लागत प्रभावी पुनर्प्रयोज्य और व्यावसायिक रूप से व्यवहार प्रक्षेपण यान होगा। अब देखेंगे पोलारिस डान मिशन के विषय में। यह नासा के फ्लोरिडा में स्थित कैनेडी स्पेस सेंटर से पोलारिस डान मिशन का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण संपन्न हुआ और इसको फाल्कन 9 रॉकेट के द्वारा ड्रैगन अंतरिक्ष यान के माध्यम से प्रक्षेपित किया गया। यह स्पेसएक्स के ठीक है। और 4 सदस्यीय नागरिक दल भी अंतरिक्ष में भेजा गया था, जो इनका नाम भी हम लोग देखेंगे, जिसमें से जेरेड इसाकमैन है, स्कॉट पोटिट है, सराह गिल्लिस है, अन्ना मेनन है। ठीक है। और जेरेड इसाकमैन जो कि शिफ्ट फॉर पेमेंट इंक नामक अमेरिकी कंपनी के संस्थापक और CEO भी हैं और इन्होंने ही इस मिशन को वित्त पोषित भी किया है। 5 दिनों तक पृथ्वी की कक्षा में चक्कर लगाने के बाद पोलारिस डान मिशन के अंतरिक्ष यात्री 15 सितंबर 2024 को पृथ्वी पर वापस आ गए। ठीक है। इस मिशन के दौरान अंतरिक्ष यात्रियों के द्वारा पहली व्यावसायिक स्पेसवॉक को पूरा किया गया। ठीक है। नॉन प्रोफेशनल यात्रियों के द्वारा यह प्रथम स्पेसवॉक था। ठीक है। इसके अलावा अगर हम देखेंगे इस मिशन के दौरान उड़ान भरते हुए अंतरिक्ष यात्रियों ने पृथ्वी की कक्षा में सर्वाधिक ऊंचाई प्राप्त किया है। पृथ्वी की सतह से 1408.1 किलोमीटर की ऊंचाई तक उड़ान भरने में सफल रहा है अंतरिक्ष यान। आई होप क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट कुछ और इम्पोर्टेंट पहलुओं को। पोलारिस डान मिशन जो कि पोलारिस कार्यक्रम के तहत आयोजित होने वाले 3 मानव अंतरिक्ष मिशनों में से पहला मिशन था और यह कार्यक्रम का नाम पोलारिस नामक एक तारामंडल के नाम पर रखा गया है। 3 सितारों का एक तारामंडल है जिसको बोलते हैं नॉर्थ स्टार के नाम से भी जानते हैं। आई होप क्लियर हो गया होगा। और इस मिशन के दौरान जो मिशन विशेषज्ञ सराह गिलिस ने वायलिन पर स्टार वार्स द फोर्स अवेकन्स नामक फिल्म के गीत रेज थीम की धुन बजाई थी। अब हम देखेंगे ISS हेतु संयुक्त ऑक्सियोम स्पेस इसरो मिशन। देखिए 2024 में जारी विज्ञप्ति के अनुसार अमेरिकी कंपनी ऑक्सियोम स्पेस ने भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान इसरो के साथ अंतरिक्ष उड़ान समझौते पर हस्ताक्षर किया है और इसके तहत AX-4 एक्सियोम मिशन 4 के माध्यम से एक भारतीय अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष स्टेशन पर भेजा जाएगा। राष्ट्रीय मिशन असाइनमेंट बोर्ड ने इस मिशन के लिए प्राइम और बैकअप मिशन पायलट के रूप में 2 गगन यात्रियों की सिफारिश किया है। इसमें ग्रुप कैप्टन सुभाष शुक्ला और ग्रुप कैप्टन प्रशांत बालकृष्ण नायर बैकअप में शामिल हैं। और इसके अलावा देख सकते हैं यह एक बहुपक्षीय चालक दल संचालन पैनल के द्वारा उपयुक्त दोनों क्रू सदस्यों को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन हेतु उड़ान भरने की अंतिम मंजूरी प्रदान की जाएगी। गगनयान 4 मिशन 4 नामित अंतरिक्ष यात्री के विषय में फरवरी 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गगनयान मिशन हेतु नामित 4 अंतरिक्ष यात्री को एस्ट्रोनॉट विंग्स प्रदान किया गया है, जिसमें से प्रशांत बालकृष्ण नायर, अजीत कृष्णन, अंगद प्रताप और शुभांशु शुक्ला है। इसका देखिए मिशन रूमी 2024 के विषय में देख रहे हैं। भारत के द्वारा विश्व में पहली बार जो रीयूजेबल हाइब्रिड रॉकेट का एक मोबाइल लॉन्चर प्रक्षेपण किया गया। मिशन रूमी इसका नाम दिया गया है। तमिलनाडु के तटीय गांव तिरुविदंताई से लॉन्च किया गया इसको। बस यही आप जानिए।
रीयूजेबल हाइब्रिड रॉकेट है जो कि मोबाइल लॉन्चर के द्वारा इसको प्रक्षेपण किया गया। रूमी 1 रॉकेट 3 क्यूब उपग्रहों और 50 पिको उपग्रहों और मीन सी लेवल से अधिकतम ऊंचाई पर लेकर गया था। बस आप इतना जानिए। इसके अलावा देखिए हम लोग देखेंगे कुछ और इम्पोर्टेंट को। रूमी 1 में रॉकेट में तरल और ठोस ईंधन जो प्रोपेलेंट सिस्टम है दोनों का प्रयोग किया गया था, जिसकी इफिशियंसी में सुधार और परिचालन लागत में कटौती करने में मदद मिलेगा। द मून मैन ऑफ इंडिया की उपाधि से जो विभूत हैं उनका नाम है अन्नादुरई UR राव, उपग्रह केंद्र बंगलुरु के पूर्व निदेशक हैं। इन्हीं के मार्गदर्शन में इसको लॉन्च किया गया था, ठीक है। और इस मिशन के निदेशक डॉक्टर आनंद मेघालिंगम स्पेस जोन इंडिया के संस्थापक और CEO हैं। चेन्नई तमिलनाडु स्थित स्पेस जोन इंडिया ने मार्टिन ग्रुप के सहयोग से रूमी 1 रॉकेट का विकास किया है। अब हम लोग देखेंगे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल मिशन 2023 के तहत इसको लॉन्च किया गया है। और देखिए SSLV D3 EOS-08 मिशन के विषय में 16 अगस्त 2024 को SSLV की तीसरी विकासात्मक उड़ान की सफलतापूर्वक संपन्न किया गया इसको। और SSLV की जो प्रथम विकासात्मक उड़ान संपन्न हुई 7 अगस्त 2022 को, द्वितीय जो हुई थी 10 फरवरी 2023 को। और जो नवीनतम मिशन के तहत सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया है। और इसरो के ही नवीनतम जो भू अवलोकन अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है ES-08 की पृथ्वी सतह से 475 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित कक्षा में स्थापित कर दिया गया। यह उपग्रह चेन्नई स्थित स्टार्टअप स्पेस रिक्शा के द्वारा विकसित किया गया है। 2 पेलोड को लेकर जाएगा। एक पेलोड का विकास चेन्नई स्थित स्पेस किड्स इंडिया के निर्देशन में SRM पब्लिक स्कूल चेन्नई के छात्रों के द्वारा किया गया है। SRM पब्लिक स्कूल स्पेस रिक्शा मोड में किसी पेलोड को लॉन्च करने वाला प्रथम भारतीय स्कूल बन गया है। EOS-08 के विषय में देख सकते हैं 175.5 किलोग्राम है इसका। 3 पेलोड को लेकर गया है। इलेक्ट्रो ऑप्टिकल इंफ्रारेड पेलोड और ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम और SIC-UV डोमिसमीटर। EOS-08 मिशन के प्राथमिक उद्देश्य निम्नलिखित थे। एक माइक्रो सैटेलाइट के डिजाइन और विकास करना, माइक्रो सैटेलाइट बस के अनुरूप पेलोड उपकरणों का निर्माण करना, भविष्य के परिचालन उपग्रहों के लिए आवश्यक नई प्रौद्योगिकी को शामिल करना, ठीक है। SSLV जानते हैं कि ये इसरो का एक नया प्रक्षेपण यान है। यह उभरते हुए जो वैश्विक लघु उपग्रह प्रमोशन सेवा बाजार की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर इसरो ने SSLV का विकास किया है। SSLV का फुल नेम है स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। इसकी ऊंचाई 34 मीटर है, व्यास 2 मीटर है और इसका वेट 120 टन है, ठीक है। अब देखेंगे पुष्पक इसरो का पुनर्प्रयोज्य प्रक्षेपण यान के विषय में, बहुत इंपॉर्टेंट है। पुष्पक इसरो का पुनर्प्रयोज्य प्रक्षेपण यान जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हम लोग डिस्कस करेंगे। तो देखते हैं इसको भी डिस्कस करके। इसमें सबसे पहले देखिए 23 जून 2024 को इसरो के द्वारा रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल का अवतरण परीक्षण लैंडिंग एक्सपेरिमेंट सफलतापूर्वक किया गया। यह तीसरा और अंतिम परीक्षण था रॉकेट की लैंडिंग परीक्षण की श्रृंखला में। और एरोनॉटिकल टेस्ट रेंजिंग जो चित्रदुर्ग कर्नाटका में इसका प्रशिक्षण आयोजित किया गया था। 2 अप्रैल 2023 को संपन्न हुआ, ठीक है। और इसमें पंखनुमा प्रक्षेपण यान का पुष्पक नाम दिया गया और इसका जो ऊंचाई है 4.5 किलोमीटर की ऊंचाई से भारतीय वायुसेना के चिनूक हेलीकॉप्टर से इसको प्रमोचित किया गया था। इस रॉकेट ने रनवे के ठीक बीच में 320 किलोमीटर से अधिक गति से सटीक क्षैतिज हॉरिजॉन्टल लैंडिंग किया था। अब देखेंगे जो RLB-TD प्रोग्राम है इसके विषय में देखेंगे। इसरो का एक RLB-TD कार्यक्रम प्रौद्योगिकी प्रदर्शन अभियानों की एक श्रृंखला है जिन्हें एक पूर्णतः पुनर्प्रयोज्य द्विचरणीय कक्षीय यान के विकास की दिशा में पहला कदम है। RLB-TD वास्तव में भारत के प्रस्तावित पुनर्प्रयोज्य प्रक्षेपित यान का एक मात्र प्रोटोटाइप है जो आकार और भार के अपने अंतिम प्रारूप के छठे हिस्से के बराबर है। RLB-TD को एक उड़ान प्रशिक्षण प्लेटफॉर्म के रूप में कार्य करने के लिए डिजाइन किया गया जिसमें विभिन्न प्रौद्योगिकियों की जांच किया जा सकेगा। इन प्रौद्योगिकियों को कई चरणों में प्रायोगिक उड़ानों की एक श्रृंखला के माध्यम से विकसित किया गया। हाइपरसोनिक प्रयोग यह प्रायोगिक जो उड़ानों की श्रृंखला में पहला हाइपरसोनिक प्रयोग है। लैंडिंग एक्सपेरिमेंट का संचालन किया जाएगा इसके बाद में। अब हम देखेंगे भविष्य में पूर्णतः 3D इंजन
युक्त विश्व का प्रथम रॉकेट के विषय में सिंगल पीस 3D प्रिंटेड इंजन या विश्व के प्रथम रॉकेट इंजन का प्रक्षेपण है। इसको आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से संपन्न किया गया है। और चेन्नई स्थित अंतरिक्ष क्षेत्र के स्टार्टअप अग्निकुल कॉस्मोस प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। भारत के प्रथम निजी लॉन्च पैड से इसको किया गया है और लॉन्च पैड को धनुष नाम दिया गया है। और अग्निकुल कॉस्मोस प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा विकसित किया गया है। एकल 3D मुद्रित इंजन विश्व के प्रथम रॉकेट को अग्निबाण सब ऑर्बिटल टेक्नोलॉजी डेमोस्ट्रेटर नाम दिया गया है। और सेमी क्रायोजेनिक इंजन के द्वारा चालित किसी रॉकेट का प्रथम प्रक्षेपण है और एकल 3D मुद्रित अर्ध क्रायोजेनिक रॉकेट इंजन का प्रयोग किया गया है, जिसका नाम दिया गया अग्निलेट। ईथरनेट आधारित एवियोनिक्स आर्किटेक्चर से युक्त किसी रॉकेट की पहली उड़ान थी। ठीक है, इसके अलावा देखिए इस मिशन का उद्देश्य था अग्निकुल कॉस्मोस प्राइवेट लिमिटेड के कक्षीय यान ऑर्बिटल लॉन्च व्हीकल अग्निबाण के लिए प्रौद्योगिकी का प्रदर्शन करना, उड़ान संबंधित महत्वपूर्ण डेटा को इकट्ठा करना और प्रणालियों का स्तंभ परिचालन सुनिश्चित करना। यह द्विचरणीय रॉकेट है और 300 किलोग्राम तक वजनी उपग्रहों को 700 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित किसी कक्षा में स्थापित कर सकता है। अब हम देखेंगे ब्लू ओरिजिन का NS-25 मिशन। अमेरिका की एरोस्पेस और प्रक्षेपण सेवा प्रदाता निजी कंपनी ब्लू ओरिजिन के द्वारा 19 मई 2024 को NS-25 मिशन का प्रक्षेपण किया गया है। 7वां उड़ान मिशन भी था। यह 6 अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष में भेजा गया था और इसमें भारत के उद्यमी और पायलट गोपी थोटाकुरा भी शामिल हैं। इसका देखिए भारत के द्वितीय अंतरिक्ष पोर्ट के विषय में देखेंगे। कुलाशेखरमपट्टिनम में भारत के द्वितीय अंतरिक्ष पोर्ट का शिलान्यास किया गया है और तमिलनाडु के थुडुकड़ी जिले में एक तटीय गांव है, वहीं से इसको प्रक्षेपित किया गया है कुलाशेखरमपट्टिनम में। 24 महीने के भीतर पूरी तरह से कार्यशील हो जाएगा और गैर सरकारी उद्यमों को अंतरिक्ष गतिविधियों का संवर्धन करेगा। यहाँ से स्मॉल सैटेलाइट व्हीकल के प्रक्षेपण में किया जाएगा। ठीक है, और आपको पता होना चाहिए कि आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में सतीश धवन स्पेस सेंटर है और जिसका नाम सार भारत का प्रथम स्पेस पोर्ट अंतरिक्ष पोर्ट है। और भारत सरकार के अंतरिक्ष विभाग के अंतर्गत भारतीय जो इसरो का प्रमुख केंद्र है। SDSC सार विशाल भारतीय तटरेखा से घिरे नॉर्थ लैटिट्यूड भूमध्य रेखा इक्वेटर के ठीक ऊपर स्थित है, जो विश्व के सबसे आदर्श प्रक्षेपण स्थलों में से एक बनाता है। अब देखिए कि 2005 EX-296 क्षुद्र ग्रह के विषय में इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन के द्वारा प्रोफेसर जयंत मूर्ति के नाम पर एस्ट्रॉयड का नामकरण करने की घोषणा किया गया है। इसमें इसका नाम दिया गया जयंत मूर्ति नाम दिया गया है। IAU के द्वारा अपने छोटे पिंडों के नामकरण पर कार्य समूह के माध्यम से यह घोषणा किया गया है। उल्लेखनीय पॉइंट यह है कि IAU का यह कार्य समूह और मंडल में स्थित सभी क्षुद्र ग्रहों, धूमकेतुओं और अन्य लघु पिंडों को आधिकारिक नाम प्रदान करने के लिए नामित किया गया है। और यह क्षुद्र ग्रह को एरिजोना अमेरिका में स्थित कीट पीक नेशनल ऑब्जर्वेटरी के माध्यम से अमेरिकी खगोलविद MW बुई ने खोजा था। प्रत्येक 3.3 वर्षों में सूर्य की परिक्रमा पूरा करता है और इस उपलब्धि के साथ प्रोफेसर जयंत मूर्ति भारतीय खगोल भौतिकी संस्थान के उन 2 पूर्वी निदेशकों की श्रेणी में शामिल हो गया है। उल्लेखनीय पॉइंट यह है कि प्रोफेसर MK वेणु बापू के नाम पर क्षुद्र ग्रह और प्रोफेसर JC भट्टाचार्य के नाम पर 8348 भट्टाचार्य क्षुद्र ग्रह का नामकरण किया गया। अब देखिए स्टेटियो शिवशक्ति के विषय में। स्टेटियो शिवशक्ति हाल में ही जो प्लैनेटरी सिस्टम है नोमेनकल्चर के लिए अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन के कार्यकारिणी समूह के चंद्रयान 3 के विक्रम लैंडर के लैंडिंग स्थल से स्टेटियो शिवशक्ति को नाम को मंजूरी दिया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट शिवशक्ति, इससे क्वेश्चन आएगा। इसरो ने चंद्रयान 3 मिशन के लैंडर मॉड्यूल को चंद्रमा की सतह पर सफलतापूर्वक लैंड कराने में सफलता प्राप्त की, आपको पता है। जहाँ पर लैंड हुआ उसका नाम दिया गया शिवशक्ति। ये कौन दिया है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दिया है। ठीक है, तो इस तरह आप देख सकते हैं। ऐसा इसलिए किया गया ताकि चिन्ह का या आकृति का पता लगाकर उसका वर्णन किया जा सके। विक्रम 1 के चरण सेकंड का परीक्षण के विषय में देख सकते हैं। स्काईरूट एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा विक्रम 1 प्रक्षेपण यान के द्वितीय चरण का सफल परीक्षण किया गया है। यह प्रशिक्षण आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र सार से किया गया है।
इसका विक्रम-1 प्रक्षेपण यान के द्वितीय चरण को कलाम 250 नाम दिया गया है। इससे पूर्व स्काईरूट एरोस्पेस के द्वारा मई 2022 में विक्रम-1 रॉकेट के तृतीय चरण कलाम 100 का सफलतापूर्वक परीक्षण किया जा चुका है। यह कंपनी प्रथम वाणिज्यिक रॉकेट है। यह रॉकेट 480 किलोमीटर के नीति भार को 500 किलोमीटर की ऊंचाई वाले लो इंक्लाइनेशन ऑर्बिट में प्रक्षेपित करने में सक्षम है। इसके बाद देखिए ओडिसीएस चंद्रमा पर लैंड करने वाला पहला निजी अंतरिक्ष यान 22 फरवरी 2024 को ओडिसीएस चंद्रमा की सतह पर सफलतापूर्वक लैंड करने वाला विश्व का पहला निजी है अंतरिक्ष यान है। ये कहाँ का इसको देखेंगे, अमेरिका के फ्लोरिडा इसे जो कैनेडी स्पेस सेंटर से स्पेसएक्स के फाल्कन 9 से इसको प्रक्षेपित किया गया। और यह अंतरिक्ष यान ह्यूस्टन अमेरिका स्थित जो इंट्यूड मशीन नामक वाणिज्यिक कंपनी IM-1 मिशन के तहत इसको प्रक्षेपित किया गया। इस मिशन के तहत एक नोवा-सी रोबोटिक चंद्र लैंडर को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुवीय क्षेत्र में मेलापार्ट के क्रेटर के निकट इसको उतारा गया। नोवा-सी लूनर लैंडर को ही ओडीएसएस नाम दिया गया है। आपको पता होना चाहिए ओडीएसएस वर्ष 1972 में अपोलो 17 के बाद चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला पहला अमेरिकी अंतरिक्ष यान 1972 में। ठीक है, इसके अलावा हम लोग देखेंगे HAPS का सफल प्रशिक्षण के विषय में नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरी CSIR बेंगलुरु के वैज्ञानिकों के द्वारा एक सौर ऊर्जा चालित जो पेसिडो सैटेलाइट का सफल प्रशिक्षण किया गया है। अनमैन्ड एरियल व्हीकल का एक प्रोटोटाइप है और यह पूरी तरह सौर ऊर्जा के द्वारा संचालित किया जा सकता है और कई महीनों तक लगातार उड़ान भर सकता है। हाई एल्टीट्यूड पेसिडो सैटेलाइट, हाई एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस व्हीकल इसको कहा जाता है। उल्लेखनीय पॉइंट है कि कर्नाटक के चित्रदुर्ग जिले में स्थित चल्लकेरे से किया गया है। GSLV F-14 इंस्टेंट 3DS मिशन के विषय में दिखाया जाता है। इसरो के द्वारा इंस्टेंट 3DS उपग्रह का सफलतापूर्वक प्रशिक्षण किया गया है और यह प्रक्षेपण आंध्र प्रदेश के जो श्रीहरिकोटा में स्थित सतीश धवन स्पेस सेंटर से इसको किया गया है। ठीक है, मौसम विज्ञान उपग्रह है यह इंस्टेंट 3DS। ठीक है, इसके अलावा देखिए केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के द्वारा पूरी तरह से वित्त पोषित था। इसका लिफ्ट भार था 2274 किलोग्राम था। जो डेटा भेजेगा इसमें जो शामिल किया गया है भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के द्वारा, नेशनल सेंटर फॉर मीडियम रेंज वेदर फोरकास्टिंग नोएडा, ये सब विभाग है, इसको देख लीजिएगा। अब देखेंगे हम लोग PSLV C-58 एक्सपोसेट मिशन के विषय में। PSLV C-58 एक्सपोसेट के विषय में देखेंगे हम लोग, बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसमें देखा जाता है 1 जनवरी 2024 को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन PSLV C-58 एक्सपोसेट मिशन को उपग्रह को प्रक्षेपित किया गया। यह श्रीहरिकोटा में स्थित स्पेस सेंटर सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र सार से उड़ान भरा था। PSLV की 60वीं उड़ान है और PSLV DL संस्करण की चौथी उड़ान है और एक्सरे ध्रुवणमापी उपग्रह है जो एक्सपोसेट इसका नाम दिया गया। यह पहला उपग्रह जो खगोलीय स्रोतों से एक्सरे उत्सर्जन के अंतरिक्ष आधारित ध्रुवीकरण मापन में अनुसंधान हेतु समर्पित है। 2 वैज्ञानिक पेलोड को लेकर गया है, पोलिक्स और एक्सपेक्ट। पोलिस का जो विकास हुआ है रमन अनुसंधान संस्थान बेंगलुरु के द्वारा किया गया है, वहीं पर एक्सपेक्ट जो कि UR राव अनुसंधान केंद्र के द्वारा इसको किया गया है। पोलिस एक एक्सरे ध्रुवणमापी है और पोलिस का प्राथमिक उद्देश्य है एक्सपोसेट मिशन के नियोजित 5 वर्षीय जीवन काल के दौरान विभिन्न श्रेणियों में चमकीले खगोलीय स्रोतों का निरीक्षण करना। पोलिक्स मध्यम एक्सरे ऊर्जा बैंड में पहला ऐसा पेलोड है जो विशेष रूप से पोलिरीमेट्री मापन के लिए समर्पित है। एक्सपोसैट के सफल प्रक्षेपण के साथ भारत ब्लैक होल, न्यूट्रॉन तारों जैसे खगोलीय स्रोतों का अध्ययन करने के लिए एक वेधशाला प्रक्षेपित करने वाला विश्व का दूसरा देश बन चुका है। इसके पूर्व अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने 2021 में इमेजिन एक्सरे पोलिमेट्री एक्सप्लोरेशन मिशन को प्रक्षेपित किया था। एक्सपोसैट को अंतरिक्ष में स्थापित करने के बाद भी PSLV C-58 के चौथे चरण को सक्रिय रखकर इसकी उपयोगिता का प्रदर्शन किया गया। अब देख सकते हैं नेक्स्ट रेडिएशन शील्डिंग
एक्सपेरिमेंटल मॉड्यूल के विषय में। टेक मी टू स्पेस हैदराबाद उपग्रह है, ये सब इसको आप देख लीजिएगा। नासा की साइकी अंतरिक्ष यान लॉन्च हुआ अभी हाल में ही 13 अक्टूबर 2023 को नासा का साइकी अंतरिक्ष यान लॉन्च किया गया है और इसको फाल्कन हैवी रॉकेट के द्वारा प्रक्षेपित किया गया है। कैनेडी स्पेस सेंटर के लॉन्च कॉम्प्लेक्स 39A से लॉन्च किया गया इसको, ठीक है। पहली बार चंद्रमा से परे लेजर संचार का प्रशिक्षण करेगा। यह नासा का एक ऐसा अंतरिक्ष मिशन है जो इसे साइकी नाम दिया गया है, जो कि मेटर रिच एस्ट्रॉयड के अध्ययन हेतु प्रारंभ किया गया है और चट्टान व बर्फ से अधिक धातुओं से युक्त किसी क्षुद्रग्रह का अध्ययन करेगा। 2029 तक साइकी क्षुद्रग्रह तक पहुंचने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। और साइकी, इसका जो क्षुद्रग्रह का नाम है, प्राचीन ग्रीक पौराणिक कथाओं में आत्मा की देवी के नाम पर रखा गया है, ठीक है। तो आई होप क्लियर ये होगा। अब देखेंगे हम लोग यूरोप का प्रथम निजी रॉकेट म्यूरा 1 को लॉन्च किया गया। निजी रॉकेट स्पेनिश कंपनी PLD स्पेस के द्वारा म्यूरा 1 नामक पुनर्प्रयोज रॉकेट को सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया। इस रॉकेट के अटलांटिक महासागर में गिरने के साथ ही समाप्त हो गया। म्यूरा 1 रॉकेट के प्रथम मिशन का प्राथमिक उद्देश्य एक उपकक्षीय प्रशिक्षण उड़ान का संचालन करना था। म्यूरा 1 यूरोप में किसी निजी कंपनी के द्वारा विकसित प्रथम रॉकेट है। PSLV C-57 आदित्य L1 मिशन के विषय में अगर देखा जाए 2 सितंबर 2023 को भारत की ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान के द्वारा आदित्य L1 अंतरिक्ष यान का सफलतापूर्वक प्रशिक्षण किया गया। संस्कृत में आदित्य का अर्थ होता है सूर्य, सन अर्थ सिस्टम, जिसको लैग्रेंज बिंदु के नाम से इसको जाना गया है। भारत का प्रथम सौर मिशन आदित्य L1 है, ठीक है। और इसके अलावा देखिए आदित्य L1 अंतरिक्ष यान को पृथ्वी सूर्य प्रणाली के प्रथम लैग्रेंजियन पॉइंट है, इसके चारों ओर प्रभामंडल कक्षा में स्थापित कर दिया गया है। और आपको पता होना चाहिए पृथ्वी से दूरी जो लगभग 1.5 मिलियन किलोमीटर है, इस कक्षा की पृथ्वी से दूरी है। L1 अंतरिक्ष यान पृथ्वी से लगभग 1.5 मिलियन किलोमीटर दूर सूर्य की ओर निर्देशित रहेगा। L1 आदित्य L1 अंतरिक्ष यान न तो सूर्य पर न लैंड करेगा, न ही उसके निकट जाएगा। L1 बिंदु के चारों ओर प्रभामंडल कक्षा में स्थापित किए जाने का प्रमुख लाभ यह है कि यह इस स्थिति में वह उपग्रह बिना किसी आच्छादन ग्रहण के सूर्य का लगातार अवलोकन कर सकता है। लैग्रेंज पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका नामकरण इटालियन फ्रेंच वैज्ञानिक जोसेफ लुई लैग्रेंज के नाम पर रखा गया है। लैग्रेंज बिंदु जो कि अंतरिक्ष में एक ऐसा स्थल है जहाँ पे दो विशाल पिंड का संयुक्त गुरुत्वाकर्षण बल किसी छोटे पिंड के द्वारा इनके साथ गति करने के बराबर, मतलब जैसे पृथ्वी है, सूर्य है, ठीक है। तो लैग्रेंज पॉइंट ऐसा पॉइंट होगा जैसे कि इसके चारों तरफ एक तरह से घूमना स्टार्ट कर देगा, इस तरह हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें इस कारण बिंदु पर स्थापित कोई भी वस्तु पिंड इन दोनों खगोलीय पिंडों के संबंध में अपेक्षाकृत संतुलन या संतुलन में रह सकते हैं। मतलब देखिए जो पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण है, पृथ्वी अपने तरफ खींचेगी और सूर्य के पास जाने पर इधर हो जाएगा। तो यहाँ पे एक ऐसा पॉइंट होगा इसके बीच में जो न सूर्य का कोई प्रभाव रहेगा, नहीं पृथ्वी का कोई प्रभाव रहेगा। एक का काम करेगा, चारों तरफ घूमना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। मतलब दोनों तरह से कहीं भी पिंड इधर से उधर खींच नहीं सकता है, उस चारों तरफ मूवमेंट करना स्टार्ट करेगा। तो लैग्रेंज बिंदु एक ऐसा बिंदु जहाँ पर अगर कुछ स्थापित कर दिया जाए तो वह वहाँ पर स्थिर हो जाएगा और वह अपने स्थान में बने रहेगा और दोनों विशाल खगोलीय पिंड के गुरुत्वाकर्षण से जूझना नहीं पड़ेगा। तो आई होप क्लियर हो गया होगा। लैग्रेंज बिंदुओं के कुल 5 होते हैं जो कि L1, L2, L5 से निरूपित किया गया। L1 जो कि पृथ्वी रेखा के मध्य स्थित होता है सूर्य पृथ्वी के, ठीक है, इसी को L1 नाम दिया गया है। आदित्य L1 मिशन के सूर्य के व्यवस्थित अध्ययन को संचालित करने के लिए अपने साथ 7 वैज्ञानिक पेलोड को लेकर गए हैं। विजुअल इमेजन लाइन कोरोनोग्राफ, सौर पराबैंगनी प्रतिबिंबन टेलीस्कोप। इसके अलावा अगर हम बात करें नेक्स्ट है सोलर अल्ट्रावायलेट इमेजिंग। अब देखिए ये सोलर लो एनर्जी एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर, इस तरह आप देख सकते हैं टोटल 7 पॉइंट को। और अब हम लोग देखेंगे नवमित्र डिवाइस के विषय में, इसको हम लोग इरेज कर दे रहा हूँ। नवमित्र डिवाइस के विषय में देखा जाए तो इसरो ने नवमित्र नामक एक अभिनव सुरक्षा उपकरण इनोवेटिव सेफ्टी डिवाइस के सफल प्रशिक्षण का एक महत्वपूर्ण उपलब्धियां प्राप्त की है। यह प्रशिक्षण केरल के स्थित निंदगारा उपनगर में स्थापित किया गया, जहां इस उपकरण को एक फिशिंग वेसल पर स्थापित किया जाएगा। नवमित्र उपकरण को इसरो के अहमदाबाद स्थित सतीश धवन स्पेस सेंटर के द्वारा विकसित किया गया है।
इस उपकरण को समुद्री यात्राओं के द्वारा मछुआरों की सुरक्षा में सुधार करने के उद्देश्य से डिजाइन किया गया है। इसके अलावा देख सकते हैं नेक्स्ट में लूना 25 मिशन, ये रूसी चंद्र लैंडर मिशन है और यह विगत 47 वर्षों में रूस के द्वारा चंद्रमा की सतह पर लैंड करने के उद्देश्य से प्रक्षेपित प्रथम चंद्र मिशन है। इसको लूना 24 नामक चंद्र मिशन को प्रक्षेपित किया गया था जो सफल रहा था। इस मिशन को रूसी अंतरिक्ष एजेंसी रास्कोमास के द्वारा 11 अगस्त 2023 को सोयूज 2.1B फ्रेगेट रॉकेट से प्रक्षेपित किया गया है। लूना 25 मिशन को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर बोगुस लास्क्वी क्रेटर के निकट लैंड किया जाना था। रूस ने चाइना ने अंतरिक्ष चंद्र अनुसंधान स्टेशन के निर्माण में सहयोग हेतु एक MOU पर हस्ताक्षर किया है। चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग के विषय में देख सकते हैं 14 जुलाई 2023 को भारत के तृतीय चंद्र मिशन चंद्रयान 3 का सफलतापूर्वक लैंडिंग किया गया। आप इसको जानते ही हैं, इसके विषय में आपने पढ़ा ही। आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से किया गया। कुल वजन देख सकते 3,895 किलोग्राम है। इसमें जो 3 मॉड्यूल था, एन इंडिजीनियस पॉपुलेशन मॉड्यूल, लैंडर मॉड्यूल और रोवर था। रोवर का कुल भार 26 किलोग्राम था, इस तरह आप देख सकते हैं। और सॉफ्ट लैंडिंग करने में सक्षम विश्व का चौथा देश भारत बन गया, जिससे पहले अमेरिका, रसिया और चाइना उपलब्धि हासिल कर चुके हैं। जापान भी ऐसा कारनामा कर चुका है और विश्व का 5वां देश बन चुका है, भारत के बाद किया था। चंद्रयान 3 जो कि चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव में सफलतापूर्वक लैंड करने वाला विश्व का पहला अंतरिक्ष यान बन चुका है, दक्षिणी ध्रुव में सफलतापूर्वक। चंद्रयान 3 का विक्रम लैंडर चंद्रमा की सतह पर जिस स्थान पर उतरा था उसे शिव शक्ति नाम दिया गया है और इसी दिन 23 अगस्त को ही राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस नेशनल स्पेस डे के रूप में मनाया जाता है। और जहाँ पदचिन्ह छोड़ा था चंद्रयान 2, उसका नाम दिया गया तिरंगा नाम। चंद्रयान 2 इसरो के चंद्रयान कार्यक्रम के दूसरा चंद्र अन्वेषण मिशन था। चंद्रमा पर सफल लैंडिंग के पश्चात विक्रम लैंडर से प्रज्ञान रोवर को चंद्रमा की सतह पर उतारा गया था। आई होप क्लियर हो गया होगा। और इसका अध्ययन तो आप जानते हैं कि काम इसका जो चंद्रमा की सतह के आसपास का तापमान 40 से 50 डिग्री से है, लेकिन सतह से नीचे 80 mm नीचे का तापमान लगभग -10 डिग्री से है। ठीक है, तापमान में विभिन्नताएं इंगित करता है कि चंद्रमा की ऊपरी सतह पर एक शक्तिशाली तापीय अवरोधक के रूप में कार्य कर रहा है। ठीक है, और इसमें सल्फर की उपस्थिति भी पुष्टि हुई थी। इसके अलावा देखिए इस क्षेत्र में कैल्शियम, एल्युमिनियम, आयरन, क्रोमियम, टाइटेनियम की उपस्थिति का भी पता लगाया चला है। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट में शनि उपग्रह। शनि जो कि सर्वाधिक उपग्रह वाला ग्रह बन चुका है, तो इसको हम लोग देख लेते हैं शनि उपग्रह के विषय में। हाल में ही अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ ने, जो कि इसके अधीन कैम्ब्रिज, मैसाचुसेट्स, अमेरिका स्थित जो माइनर प्लैनेट सेंटर के द्वारा शनि के 63 नए उपग्रह को खोजा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और इस ग्रहों में अगर देखा जाए तो इससे पहले 83 से अब बढ़कर 146 हो चुका है। सबसे ज़्यादा बृहस्पति को छोड़कर शनि सबसे ज़्यादा उपग्रहों की संख्या वाला बन गया है। टाइटन शनि ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह है, इसको ध्यान दीजिएगा। और शनि के 146 है, बृहस्पति 95, यूरेनस 28, नेपच्यून 16, मंगल ग्रह के 2 उपग्रह, पृथ्वी के 1 और शनि के 0, शुक्र और बुध के 0 हैं। बौना ग्रह प्लूटो के 5 उपग्रह हैं। अब चाहे तो प्रौद्योगिकी टेक्नोलॉजी के भी क्वेश्चनों को देख सकते हैं। इसके बाद जो वायु का होगा उसको भी देख सकते हैं, वायु से संबंधित क्वेश्चनों को, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट रहेगा। देख सकते हैं अद्यतन तकनीक और प्रौद्योगिकी के विषय में। भारत का 24वां परमाणु ऊर्जा संयंत्र के विषय में देख सकते हैं। 31 अगस्त 2024 को गुजरात स्थित काकरापार परमाणु ऊर्जा स्टेशन जो इकाई है 4 ने अपनी क्षमता के परिचालन का प्रारंभ कर दिया है। भारत का दूसरा स्वदेशी 700 मेगावाट का ये दाबित भारी जल रिएक्टर है। इसका परिचालन आप देख सकते हैं 31 मार्च 2024 को प्रारंभ हुआ था। काकरापार परमाणु ऊर्जा स्टेशन इकाई 3 भारत का पहला स्वदेशी 700 मेगावाट क्षमता का दाबित भारी जल रिएक्टर है। ठीक है, इसको आप इतना ध्यान दीजिएगा। और भारत के पहले स्वदेशी 700 मेगावाट क्षमता के काकरापार परमाणु ऊर्जा स्टेशन इकाई 3 ने अपने फुल कैपेसिटी के साथ परिचालन प्रारंभ कर दिया है। वहीं पर चौथा इकाई भारत का 24वां परमाणु ऊर्जा संयंत्र है।
अब कुल मिलाकर नाभिकीय ऊर्जा क्षमता जो बढ़कर हो गई है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लीजिएगा, 8080 मेगावाट तक पहुंच गई, 8080। और इसके अलावा अगर हम लोग देखिए, भारत के तीसरे स्वदेशी जो भारित जल रिएक्टर में पहली बार नियंत्रित विखंडन अभिक्रिया श्रृंखला अभिक्रिया प्रारंभ हो गई है। ठीक है, भारत का तीसरा स्वदेशी 700 मेगावाट क्षमता का PSWR है राजस्थान, और राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले के रावत भाटा में। अब देखिए, एरावत भारत का सबसे फास्टेस्ट कंप्यूटर बन चुका है। टॉप 500 की सूची जारी हुई थी, जिसमें 63वां संस्करण है। और अमेरिका के जो सुपर कंप्यूटर में फ्रंटियर को विश्व का सबसे फास्टेस्ट कंप्यूटर हुआ है, वहीं भारत का सबसे फास्टेस्ट कंप्यूटर एरावत है। और जो फ्रंटियर का स्पीड देख सकते हैं 1.206 एक्जाफ्लॉक्स है। अब भारत के सुपर कंप्यूटर की स्पीड देखिएगा, अभी मज़ा आएगा। और इसको ESP आर्किटेक्चर के द्वारा प्रयोग के द्वारा निर्मित है और एडवांस माइक्रो डिवाइस प्रोसेसर से लैस है। भारत का जो देखिए, अमेरिका का फ्रंटियर है 1206 मेगाफ्लॉक्स इसका स्पीड है। ओरारो भी अमेरिका का, ईगल भी अमेरिका का, फुकागू जापान का 442, लूमी फिनलैंड का 379। भारत के 4 सुपर कंप्यूटर देख सकते हैं, इनको टॉप 500 की सूची में डाला गया। एरावत को भारत का सबसे सुपर अच्छा कंप्यूटर माना गया, सबसे सुपर कंप्यूटर 110वां स्थान। इसका स्पीड मात्र 8.5, देख सकते हैं कहाँ 1206, कहाँ पे 8.5, तो बहुत ही स्लो स्पीड है अगर इन कंपेरिजन आप फ्रंटियर से करें तो। इस सुपर कंप्यूटर को भारत के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर राष्ट्रीय कार्यक्रम के तहत स्थापित किया गया है। अब भारत के जो $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए नीति आयोग ने AI आधारित क्लाउडिंग कंप्यूटिंग अवसंरचना को स्थापना का सुझाव दिया है। ठीक है, एरावत का फुल नेम है AI रिसर्च एनालिटिक्स नॉलेज एसिमिलेशन है। ठीक है, इसको बस इतना जानिए। इसका देखिए, परम सिद्धि को 185वां स्थान मिला है। प्रत्यूष का पूरे जो प्रत्यूष कंप्यूटर है, इसको 230 स्थान मिला है। वहीं पर नोएडा का मिहिर जो सुपर कंप्यूटर है, इसको 388वां स्थान मिला है। तो टोटल टॉप 4 कंप्यूटर को देख लिया आपने, सुपर कंप्यूटर को। इसके अलावा और भी सब सुपर कंप्यूटिंग इसको देख सकते हैं। परम कामरूप है, परम रुद्र है, और परम अनंत है, परम पोरुल है, परम प्रवेगा, परम गंगा हो गया, ये सब दिया। परम शिवा है, ITBHU का। विश्व के सर्वाधिक MRI से मानव मस्तिष्क की छवियों का अनावरण किया गया है। 24 अप्रैल 2024 में विश्व के सर्वाधिक MRI स्कैनर आईसेल्ट ने मानव मस्तिष्क की पहली तस्वीर प्रदान की है। फ्रांस के शोधकर्ताओं के द्वारा आईसेल्ट नामक एक सुपर MRI स्कैनर का निर्माण किया गया, जो मानव के मस्तिष्क की विस्तृत तस्वीरें लेने में सक्षम है। फ्रांस के जो परमाणु ऊर्जा के द्वारा विकसित इस मशीन का प्रारंभिक परीक्षण 2021 में एक कद्दू पर किया गया, पंपकिन पर किया गया था। और आईसेल्ट मशीन के चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता 11.7 टेस्ला है। ठीक है, आई होप क्लियर हो गया होगा। आईसेल्ट MRI मशीन आमतौर पर अस्पतालों में उपयोग किए जाने वाले MRI मशीनों की तुलना में लगभग 10 गुना से अधिक सटीकता से छवि को स्कैन करता है। बस इतना ही आप जानिए। इसके अलावा देखिए, MRI का फुल नेम जानते हैं, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग इसका फुल नेम है, जो 3 डायमेंशनल उत्पन्न करता है इमेज और चीरफाड़ की प्रक्रिया को नहीं करता है, बीमारी का पता लगाता है, निदान उपचार की निगरानी किया जाता है। इस तरह आप देख सकते हैं। दक्षिण पूर्व एशिया के प्रथम हाई स्पीड रेल का अनावरण हुआ है, दक्षिण पूर्व एशिया का प्रथम हाई स्पीड रेल, और इसका नाम दिया गया है, बुश नाम दिया गया है। बुश का नाम है वाक्तू हेमेट ऑपरेसी ऑप्टिमल सिस्टम हेबेट है, चाइना के द्वारा वित्त पोषित किया गया है। और यह रेलवे परियोजना जकार्ता को पश्चिमी जावा प्रांत की राजधानी वांडुंग शहर से जोड़ती है। बुश की गति लगभग 350 किलोमीटर प्रति घंटा है। भारत में चिन्हित 7 हाई स्पीड रेल कॉरिडोर देख सकते हैं, दिल्ली लखनऊ वाराणसी, वाराणसी पटना हावड़ा, दिल्ली जयपुर उदयपुर अहमदाबाद, दिल्ली चंडीगढ़ लुधियाना, मुंबई नासिक नागपुर, मुंबई पुणे हैदराबाद, चेन्नई बेंगलुरु मैसूरू। अब देखेंगे जो स्वास्थ्य विषयक वैज्ञानिक गतिविधियाँ का करंट अफेयर है, इसमें से देख सकते हैं MBA BN बैक्स, MBA BN एमपॉक्स जो है, इसके विषय में देखेंगे। ये भारत का पहला टीका है। ठीक है, इसमें देख सकते हैं 13 सितंबर 2024 को WHO ने वयस्कों में
एमपॉक्स से निपटने के लिए एक टीके का प्रयोग को मंजूरी दिया है। और एमपॉक्स इस टीके का नाम MBA-BN है, ठीक है। और इसका निर्माण डेनमार्क स्थित बर्बेरियन नार्गिटी कंपनी के द्वारा किया जाएगा। MBA का फुल नेम है मॉडिफाइड वैक्सीनिया अंकारा वारियन नॉर्डिक एम्पैक्स का पहला ऐसा नॉन रिप्लिकेटिंग टीका है जिसे अमेरिका, स्विट्जरलैंड, सिंगापुर, कनाडा, यूरोपीय संघ और UK में प्रदान किया गया है। इस टीके को अमेरिकी सरकार के सहयोग से चेचक के टीके के रूप में विकसित किया गया था। 2 खुराक 18 वर्ष से अधिक आयु के लोगों को इंजेक्शन के माध्यम से दी जा सकती हैं, ठीक है। और जबकि 2 खुराक दिए जाने के बाद इस टीके की अनुमानित प्रभावशीलता 82% है। एमपॉक्स के विषय में देख सकते हैं, यह मंकी पॉक्स विषाणु के संक्रमण से होने वाला एक दुर्लभ रोग है। यह एक जूनोटिक रोग है, अर्थात ऐसा रोग जो पशुओं से मनुष्यों में प्रसारित होता है। मंकी पॉक्स विषाणु पॉक्स विरिडू परिवार में आर्थ्रोपॉक्स वायरस प्रजाति का सदस्य है। सर्वप्रथम इस रोग की पहचान 1958 में शोध के उद्देश्य से एक साथ रखे गए बंदरों की आबादी में हुई थी, इसलिए इस रोग को मंकी पॉक्स नाम दिया गया। इसके अलावा देख सकते हैं हिलकॉन हैजा का नया टीका। भारत बायोटेक इंटरनेशनल लिमिटेड ने हैजा के नए टीके को लॉन्च की घोषणा किया है। इस टीके को हिलकाल नाम दिया गया है। यह एक नया एकल स्टेन ओरल हैजा टीका है। इस टीके का विकास हिलमैन लेबोरेटरीज के द्वारा प्रदत्त लाइसेंस में स्थित तहत हैदराबाद स्थित भारत का बायोटेक के द्वारा किया गया है। हिलकॉल 2 खुराकों में किया जाने वाला यह 1 वर्ष से अधिक आयु के बच्चों के लिए उपयुक्त है। यूविकाल 5 टीका के विषय में देखते हैं। 12 अप्रैल 2024 को विश्व स्वास्थ्य संगठन ने हैजा के एक नए ओरल टीके को अपनी पूर्व योग्यता सूची में शामिल किया गया है। इसका नाम दिया गया यूविकाल। एक निष्क्रिय ओरल टीका है, इनोवेटिव ओरल वैक्सीन है। इस टीके का विकास दक्षिण कोरिया स्थित यू बायोलॉजिकल को लिमिटेड के द्वारा इसको दिया गया है। आर्टुवोमैटिस के विषय में देख सकते हैं। द्वितीय मलेरिया रोधी टीका 15 जुलाई 2024 को कोटे डी आइवर अपने नियमित टीकाकरण कार्यक्रम में आर्टिवन मैट्रिक्स 1 टीके को शामिल करने वाला विश्व का पहला देश बन चुका है, ठीक है। इसको आप देख सकते हैं। 2 अक्टूबर 2023 को विश्व स्वास्थ्य संगठन ने बच्चों में मलेरिया की रोकथाम के लिए नए टीके वैक्सीन के प्रयोग की सिफारिश किया था। इसका नाम आप जानते हैं R21 है। मलेरिया का दूसरा ऐसा टीका जिसका प्रयोग सिफारिश जो कि WHO के द्वारा किया गया है, ठीक है। R21 मैट्रिक्स एम टीके को ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के जेनर इंस्टीट्यूट और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के द्वारा विकसित किया गया है। इस टीके के विकास में अमेरिकी जैव प्रौद्योगिकी कंपनी नोवावैक्स इंक की एडजुवेंट प्रौद्योगिकी की भी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। भारत में चांदीपुरा विषाणु का प्रकोप के विषय में देख सकते हैं। जून 2024 के प्रारंभ में और 15 अगस्त 2024 के मध्य केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा भारत में एक्यूट इंसेफेलाइटिस सिंड्रोम के 45 मामले दर्ज किए गए। इसमें से 82 लोगों की मृत्यु हो गई है। लगभग 64 मामलों में चांदीपुरा विषाणु के संक्रमण की पुष्टि हुई है और वर्तमान प्रकोप पिछले 20 वर्षों में सबसे बड़ा है। सबसे ज़्यादा क्षेत्र गुजरात प्रभावित रहा है, ठीक है। इसके अलावा देख सकते हैं यह विषाणु मक्खियों और मच्छरों और किलनी जैसे रोगवाहकों के द्वारा प्रसारित होता है। 15 वर्ष के आयु के बच्चों को खासतौर से ज़्यादा प्रभावित करता है। अब देखेंगे क्यूडेंगा डेंगू का नया टीका WHO के द्वारा इसको पूर्व योग्यता सूची में शामिल किया गया है, एक नए टीके को जिसका नाम क्यूडेंगा रखा गया है। यह WHO के लाइसेंस के द्वारा डेंगू का दूसरा टीका है और इस टीके को जापान का टाकेडा फार्मास्यूटिकल कंपनी लिमिटेड के द्वारा विकसित किया गया है। इसमें देख सकते हैं जीवित क्षणित जो टीका है और इस प्रकार का टीका विषाणु के जीवित परंतु दुर्बल रूप के प्रयोग के द्वारा निर्मित किया जाता है। 6 से 16 आयु के वर्ग के बच्चों में टैक 003 के प्रयोग की सिफारिश की गई है। WHO के द्वारा इस टीके की 2 खुराक दिए जाने की सिफारिश की गई है। दोनों खुराकों के मध्य 3 माह का अंतराल है। WHO ने डेंगू के डेंगवैक्सिया नामक टीके को लाइसेंस प्रदान किया है। डेंगू आप जानते हैं एक विषाणु जनित रोग है जो लोगों में मच्छरों के द्वारा प्रसारित होता है। डेंगू वायरस संक्रमित मादा मच्छरों मुख्य रूप से एडीज इजिप्टी मच्छर के काटने से मनुष्यों में प्रसारित होता है। डेंगियाल डेंगू का स्वदेशी टीका के विषय में देख सकते हैं। 14 अगस्त 2024 को भारत में पहली बार डेंगू के किसी टीके के तीसरे चरण के
नैदानिक प्रशिक्षणों के शुभारंभ की घोषणा किया गया है। यह घोषणा भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद और पैनेसिया बायोटेक के द्वारा किया गया है। इन ऐतिहासिक परीक्षणों के तहत भारत के स्वदेशी टेट्रावैलेंट डेंगू टीके की प्रभाविता का मूल्यांकन किया गया है। वर्तमान में भारत में डेंगू के विरुद्ध कोई एंटीवायरल उपचार या लाइसेंस प्राप्त टीका उपलब्ध नहीं है। ठीक है, अब देखिए मैन 5C भी मेनिंजाइटिस का 5-in-1 टीका, ये भी WHO के द्वारा लॉन्च करने वाला जो देश है नाइजीरिया है, और विश्व का पहला देश बन गया नाइजीरिया मेनिंजाइटिस का 5-in-1 टीका। WHO की अनुशंसा पर ही इसको लॉन्च किया गया है और मेनिंगोकाल विषाणु की 5 प्रमुख नस्लों ACWY-X के विरुद्ध प्रतिरक्षा प्रदान करता है। आप जानते हैं एक बहुत मेनिंजाइटिस एक गंभीर संक्रमण जो मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी को कवर करता है। ठीक है, इसमें सूजन होती है। इसके अलावा देखिए ग्लोबल हेपेटाइटिस रिपोर्ट 2024 के विषय में अगर देखा जाए तो हाल में WHO के द्वारा जारी किया गया है। इसमें निम्न और मध्यम आय वाले देशों में पहुंच के लिए कार्रवाई के विषय पर ध्यान केंद्रित करते हुए तैयार किया गया है। 187 देशों में हेपेटाइटिस के मामले का अनुमान प्रस्तुत किया गया है। इसमें देखा गया है, यह पहला रिपोर्ट है, इसमें 1.3 मिलियन लोगों की मृत्यु हुई है वायरल हेपेटाइटिस से 2022 में, जो कि तपेदिक टीबी से बनने वाले की संख्या से लगभग बराबर है। कोविड-19 के बाद वायरल हेपेटाइटिस और तपेदिक विश्व में कम्युनिकल डिजीज से होने वाले मृत्यु का दूसरा सबसे प्रमुख भाग है। यह कारण भी है। यह देश चाइना, भारत, इंडोनेशिया, नाइजीरिया, पाकिस्तान, इथियोपिया, बांग्लादेश, वियतनाम, फिलीपींस और रसिया संघ में शामिल हैं। 50% से अधिक मामले चाइना, बांग्लादेश और इंडोनेशिया में आते हैं। ठीक है, हेपेटाइटिस सी के 50% वैश्विक मामले मात्र 6 देश जिसमें चीन, भारत, इंडोनेशिया, पाकिस्तान, रसिया और संयुक्त राज्य अमेरिका उत्तरदायी है। ठीक है, तो देख सकते हैं। और हेपेटाइटिस बी के मामले 11.7% अकेले भारत में है। टोटल 31.5 चाइना का और भारत का 11.7 है। हेपेटाइटिस सी में 17.8 भारत का है। कुल संक्रमण में भारत का स्थान पाकिस्तान के बाद दूसरा स्थान है 17.8 के बाद। ठीक है, इसके अलावा देखिए WHO के द्वारा भारत ने भी हेपेटाइटिस ए का टीका जिसका नाम हेविसियोर लॉन्च किया है। ठीक है, अब देखिए WHO के द्वारा सरह का अनावरण किया गया 2 अप्रैल 2024 को। WHO के द्वारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस संचालित डिजिटल स्वास्थ्य प्रमोटर का अनावरण किया गया है। यह पहली स्वास्थ्य डिजिटल प्रमोटर है। स्मार्ट AI रिसोर्सेज असिस्टेंट फॉर हेल्थ है। सरह लोगों के जीवन जीने में मदद करने के लिए जनरेटिव AI का उपयोग करती है। इस लोगों को उनके स्वास्थ्य और कल्याण की मात्रा को इष्टतम बनाने में मदद करने के लिए प्रमुख स्वास्थ्य विषयों, स्वस्थ आदतें और मानसिक स्वास्थ्य आदि पर जानकारी प्रदान करने के लिए प्रशिक्षित किया गया है। इंडिया टीबी रिपोर्ट के विषय में देख सकते हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा इंडिया टीबी रिपोर्ट 2024 को जारी किया गया है। इसमें देख सकते हैं जो टीबी के मामले हैं इसके लिए आंकड़े जारी किए गए। 2015 में 237 प्रति लाख जनसंख्या से घटकर टीबी के मामले 2022 में 199 प्रति लाख जनसंख्या हो गई है। अब वहीं मृत्यु दर की देखा है 2015 में 28 लाख प्रति जनसंख्या था, 28 प्रति लाख जनसंख्या था। अभी कितना हो गया है 23 प्रति लाख, मतलब 1 लाख में 23 लोग टीबी से मरते हैं 2022 में। 2025 तक टीबी से भारत से टीबी उन्मूलन हेतु कार्य योजना तैयार करना है राष्ट्रीय रणनीतिक योजना के तहत। ठीक है, तो ये रहा स्वास्थ्य से संबंधित घटनाक्रम। अब हम लोग देखेंगे इसके अलावा देखिए WHO का कोविनेट का अनावरण किया गया WHO के द्वारा, ये भी इम्पोर्टेंट है। तो हाल में ही WHO के द्वारा SARS-CoV-2 MERS को और उभरते कोरोना विषाणुओं की निगरानी हेतु एक वैश्विक नेटवर्क कोविनेट का अनावरण किया गया है। कोविनेट कोरोना विषाणु हेतु एक वैश्विक नेटवर्क है जो वैश्विक प्रयोगशाला का यह नेटवर्क मानव, पशु और पर्यावरण कोरोना विषाणुओं की निगरानी में विशेषता रखता है। कोविनेट का पूर्ण नाम है WHO कोरोना वायरस नेटवर्क है। ठीक है, देखिए इसके अलावा हम बात करें केप वर्डे मलेरिया मुक्त हुआ है अभी हाल में ही। केप वर्डे बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आ सकता है। अब तक टोटल 43 देश मलेरिया मुक्त के रूप में घोषित किए जा चुके हैं। केप वर्डे WHO अफ्रीकी क्षेत्र में मलेरिया मुक्त के रूप में प्रमाणित होने वाला तीसरा देश है। अफ्रीकी क्षेत्र की बात हो रही है।
ठीक है। विश्व मलेरिया दिवस रिपोर्ट में देखा जाए तो भारत से संबंधित तो रिपोर्ट को जारी किया गया। 249 मिलियन मलेरिया के मामले दर्ज किए गए हैं। लगभग 6,08,000 लोगों की मृत्यु हो चुकी है 2022 में। अब लगभग 66% भारत ही जिम्मेदार है मलेरिया के कुल मामले में। वैश्विक तपेदिक रिपोर्ट को भी देख सकते हैं, इसको भी WHO के द्वारा जारी किया गया है। इसमें देख सकते हैं 192 देश मतलब लगभग 99% से अधिक मामले पर आधारित है। विश्व में कोरोना वायरस बीमारी के बाद विश्व में संक्रमण कारण से होने वाली जो मृत्यु है टीबी है। टीबी दूसरा प्रमुख कारण, पहला कौन था? कोविड-19 था, दूसरा आपका टीबी है। और 2022 में लगभग 7.5 मिलियन ग्रसित रहे लोग। 1995 में प्रारंभ की गई वैश्विक टीबी निगरानी के बाद टीबी से पीड़ित लोगों की यह संख्या उच्चतम संख्या है। 2022 में विश्व स्तर पर अनुमानित टीबी प्रसार दर प्रति 1 लाख जनसंख्या पर नए मामले 133 थे। भारत में 27%, इंडोनेशिया 10%, चाइना 7.1%, फिलीपींस 7%, पाकिस्तान 5.7%, नाइजीरिया 4.5%। भारत में 27% अकेले टीबी के मामले हैं, सोच सकते हैं। संयुक्त राष्ट्र की दूसरी उच्च स्तरीय बैठक का आयोजन किया गया 22 सितंबर 2023 को। इस तरह बहुत सारा हुआ, लेकिन टीबी उपचार कवरेज का लक्ष्य 90% निर्धारित किया गया है, इसको ध्यान दीजिएगा। टीबी के सर्वाधिक मामले आपको पता है भारत में ही है। और हाल में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान का शुभारंभ भी किया है। 2025 तक टीबी को उन्मूलन का लक्ष्य रखा गया है। और टीबी उन्मूलन के वैश्विक लक्ष्य वर्ष 2030 से भी 5 वर्ष कम रखा गया है टीबी मुक्त अभियान, ठीक है। भारत पोल्ट्री क्षेत्र एवियन इन्फ्लुएंजा से मुक्त हुआ है। 13 अक्टूबर 2023 को पेरिस विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन द्वारा भारतीय पोल्ट्री क्षेत्र में अत्यधिक रोगजनक एवियन इन्फ्लुएंजा से मुक्त होने वाला भारत की स्वघोषणा को मंजूरी प्रदान की गई है। और विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा यह मंजूरी विश्व अंडा दिवस के अवसर पर दिया गया है। तो देखिए चैप्टर कंप्लीट हुआ है। अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट में और भी घटनाक्रम, अंतर्राष्ट्रीय और आर्थिक घटनाक्रम को देखेंगे। बने रहिए, थैंक यू।